एक अजनबी दुनिया में आने के बाद जॉ वुचांग पिछले 3 सालों से किसी तरह अपनी जिंदगी चला रहा था। जंग ने पूरे इलाके को तबाह कर रखा था। बड़े अधिकारी कभी टैक्स वसूलते तो कभी लोगों को जबरन सेना में भर्ती कर लेते, और जब सैनिक हार कर लौटते तो आम लोगों पर उनका अत्याचार और भी बढ़ जाता। 3 साल तक वुचांग खुद को बस यही समझाता रहा कि उसे किसी तरह जिंदा रहना है। वह जंगली सब्जियां खोदकर, खेतों में चूहे पकड़कर और लोच मछलियां निकालकर अपना पेट भरता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी दिन उसे वापस अपने पुराने संसार में जाने का रास्ता मिल जाए, लेकिन उस दिन हालात अलग थे। कुछ सैनिक एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वुचांग ने उन्हें रोकने का फैसला किया। 3 साल तक सहने के बाद आखिरकार उसने इन लोगों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उसके लिए अब सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं था। तभी पहली बार उसका सिस्टम सक्रिय हुआ। सिस्टम ने बताया कि होस्ट ने अपना पहला किल पूरा कर लिया है और सामने वाले के एट्रीब्यूट स्कैन किए जा रहे हैं। टारगेट का नाम जो वुचांग था। उसकी स्ट्रेंथ 1.3, स्पीड 1.1, कॉन्स्टिट्यूशन 1.2, परसेप्शन 0.9 और स्पिरिट 0.8 थी। इसके बाद सिस्टम ने उसे एक एट्रीब्यूट प्लंडर करने का विकल्प दिया। वुचांग ने स्पीड चुनी क्योंकि उसके अनुसार मार्शल आर्ट्स में ब्रेक थ्रू के लिए स्पीड सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके बाद उसके सामने आने वाले सैनिक एक एक करके उसके लिए एट्रीब्यूट का स्रोत बनते गए। हर सक्सेसफुल किल के साथ सिस्टम उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ाता गया। एक किल के बाद उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी और फिर अगली लड़ाई में उसकी स्ट्रेंथ 2.0 से बढ़कर 3.1 हो गई। जल्द ही उसके सामने और सैनिक पहुंचने वाले थे। संख्या कम से कम 40 थी और उनके पास घोड़े भी थे। इसलिए वुचांग ने उस लड़की से कहा कि वह घनी घास में छिप जाए और चाहे बाहर से कैसी भी आवाजें सुनाई दें, बाहर ना आए। वह खुद सैनिकों को दूसरी दिशा में ले जाने वाला था। शोर खत्म होने के बाद उसे पहाड़ों की तरफ भागने के लिए कहा गया। जाने से पहले उसने सिल्वर, राशन और पानी भी उसे दे दिया। फिर जॉ का एक स्थानीय ड्वार्फ हॉर्स लेकर वुचांग वहां से निकल पड़ा। घोड़ा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इंसान से काफी तेज था। सैनिकों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। जैसे ही वुचांग जंगल के पास पहुंचा, उसने समझ लिया कि घोड़े पर आगे जाना मुश्किल होगा। जंगल में मेली कॉम्बैट ही उसका फायदा था, इसलिए उसने घोड़े से उतरकर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। उसका पीछा कर रहे लोगों में से 2 सैनिक उसे ढूंढते हुए जंगल में आए, लेकिन उनका सामना वुचांग से हुआ और दोनों भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। सिस्टम ने डबल किल के बाद बताया कि स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाए जा सकते हैं। वुचांग अब समझ चुका था कि उसकी ताकत किस तरह तेजी से बढ़ रही है। उसने यह भी महसूस किया कि इसी तरह की शक्ति हासिल करने वाले हेरेटिकल कल्टिवेटर्स को दुनिया क्यों स्वीकार नहीं करती, क्योंकि इस तरह मजबूत होने का तरीका बेहद असामान्य था। लेकिन उसके सामने अभी एक और मुश्किल थी। एक अनुभवी तलवारबाज ने उसका सामना किया। वुचांग की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन सामने वाला हर वार की ताकत को हल्के से मोड़कर उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। उसने वुचांग को समझाया कि सिर्फ स्ट्रेंथ काफी नहीं होती और उसे हथियार नीचे रखकर हार मान लेनी चाहिए। वुचांग ने जल्द ही उसकी तकनीक को समझ लिया। अगर सामने वाला हर बार उसके फोर्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसे ऐसी ताकत से वार करना होगा जिसे वह मोड़ ही न सके। अगले ही मौके पर वुचांग ने हमला किया और सिस्टम ने फिर घोषणा की, किल सक्सेसफुल। इस बार उसने स्पीड को चुना। उसका निष्कर्ष साफ था, अगर स्पीड पर्याप्त हो तो किसी भी टेक्निक के सामने उसकी रफ्तार निर्णायक बन सकती है। सिस्टम ने प्लंडर सक्सेसफुल बताया और उसकी ताकत लगातार बढ़ती चली गई। इसके बाद एक और किल के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी बढ़ गई। इसी दौरान एक दूसरी टुकड़ी ने एक कैरेज और उसके गार्ड्स को घेर रखा था। उनके नेता को लग रहा था कि सामने वाले गार्ड्स काफी मजबूत हैं, क्योंकि वे उसकी सेना को लंबे समय से रोक रहे थे। उसने पैसे और प्रोविजंस लेकर पीछे हटने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन दूसरी तरफ से इसे ठुकरा दिया गया। तभी एक और ताकतवर व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इन गार्ड्स को अब कोई नहीं बचा सका। कैरेज देखकर उसे अंदाजा हुआ कि इसमें किसी अमीर परिवार के लोग होंगे और उसके साथियों की नजर अंदर मौजूद महिलाओं पर भी थी। लेकिन जैसे ही लड़ाई बढ़ी, वुचांग वहां पहुंच गया। सैनिकों की बड़ी संख्या उसके सामने थी। फिर भी वुचांग ने एक के बाद एक उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। सिस्टम लगातार उसकी शक्ति बढ़ाता रहा। कुछ ही देर में उसकी स्ट्रेंथ 18.2 तक पहुंच गई। पहले से मिले एट्रीब्यूट्स को जोड़ने के बाद उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि सामने वाले लोग उसे इंसान नहीं बल्कि किसी किलिंग गॉड की तरह देखने लगे। आखिरकार 40 से ज्यादा डिफीटेड सोल्जर्स, जिनमें आर्चर्स भी शामिल थे, कुछ ही पलों में खत्म हो गए। लड़ाई के बाद सिस्टम ने उसकी बैटल सेटलमेंट दी। उसकी करंट स्ट्रेंथ 55.5, स्पीड 21.8, कॉन्स्टिट्यूशन 23.6, परसेप्शन 11.5 और स्पिरिट 12.3 हो चुकी थी। इसके बाद उसने जो की जान बचाई हुई महिला से बात की। जो ने अपने बेनिफैक्टर को धन्यवाद दिया और कहा कि वो इस लाइफ सेविंग ग्रेस को जरूर चुकाएगा। जब उससे नाम पूछा गया तो जवाब मिला, उसका सरनेम साओ है। जो ने फिर पूछा कि आगे उसका क्या प्लान है। चाओ ने बताया कि अभी उसका कोई निश्चित डेस्टिनेशन नहीं है। इसके बाद जॉ ने उसे यनचेंग तक साथ चलने और कुछ दिनों के लिए उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनने का प्रस्ताव दिया। इसके बदले वो रोज 300 टेल्स सिल्वर देने और उसके फूड, क्लोथिंग तथा लॉजिंग की पूरी व्यवस्था करने को तैयार थी। चाओ ने एक शर्त रखी, वह सुरक्षा देने के लिए तैयार था, लेकिन हर आदेश नहीं मानेगा और बिना सही गलत जाने किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारेगा। जॉ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह मार्शल आर्ट्स जानती है, लेकिन आम तौर पर उनका इस्तेमाल केवल सेल्फ डिफेंस के लिए करती है और खुद को किलर नहीं मानती। रास्ते में उसने कई रेफ्यूजीज की भी मदद की थी। अंत में कासाओ ने उसका नाम पूछा। महिला ने बताया कि उसके पति का सरनेम जो है और उसका अपना नाम बहुत समय से किसी ने नहीं पुकारा। अगर केसाओ को आपत्ति न हो
तो वह उसे केवल लेडी जो कह सकता है। लेडी जो ने आखिरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने साफ कहा कि यनचेंग जाना अगर फायदे से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ तो उसका बेनिफैक्टर किसी भी समय वहां से जा सकता है। आखिरकार उसकी जान पहले ही बचाई जा चुकी थी, इसलिए वो इस एहसान को बहुत बड़ा मानती थी। इस तरह दोनों यनचेंग की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में लेडी जो ने उत्तर और दक्षिण की स्थिति के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि उत्तर में नॉर्दर्न कोर्ट का युद्ध शोंगनू के साथ चल रहा था। शोंगनू पीढ़ियों से बोन प्लेन्स में रहते आए थे। वहां की घास का रंग धूसर सफेद था और कहा जाता था कि जमीन के नीचे बहुत सारी लाशें दबी होने के कारण घास हड्डियों से एसेंस सोख लेती थीं। उस इलाके में सामान्य पेड़ों की जगह बोनवुड नाम के छोटे हड्डियों जैसे पेड़ पाए जाते थे। फियर्स वैली के लोग इन्हें जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे और इनसे निकलने वाली आग हरे रंग की होती थी। शोंगनू लोगों का पहनावा भी अलग था। उनकी त्वचा धूसर, आंखें पीली और रात में रोशनी प्रतिबिंबित करने वाली बताई गईं। उनके बाल गूंथे हुए होते और उनमें जानवरों के दांत, कॉपर प्लेट्स और मृत लोगों की टो बोन्स जैसी चीजें लगी होती थीं। वे कपड़ों के बजाय जानवरों की खाल पहनते थे। फियर्स वैली के लोगों का मानना था कि शिकार किए गए जानवर की आत्मा उस खाल के अंदर रह जाती है। इसी कारण उनकी खाल को जानवर के जिंदा रहते उतारा जाता था और कहा जाता था कि कभी कभी उस खाल पर मांस तक हिलता हुआ दिखाई देता है। उनके रहने की जगह को बोन टेंट कहा जाता था। ये सामान्य टेंट नहीं, बल्कि जानवरों की हड्डियों से बना ढांचा होता था जिसे जानवरों की खाल से ढका जाता था। बोन पीपल वुल्व्स की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि मृत व्यक्ति की आत्मा वुल्फ में बदल जाती है। इसी कारण उनका एक रिचुअल ऐसा था जिसमें मृत शरीर को काटकर वुल्व्स को खिला दिया जाता था ताकि वे उस आत्मा को अपने साथ ले जाएं। उनके वॉरियर्स को बोन ईटर कहा जाता था। एक बोन ईटर को खुद किसी दुश्मन को मारना पड़ता था, फिर उसकी हड्डियों को पीसकर पाउडर बनाया जाता और उसे मडी वाटर में मिलाकर पीना पड़ता था। इसे पीने के बाद वो एक खतरनाक फ्रेंजी में चला जाता। उस अवस्था में उसकी आंखें हरी चमकने लगती, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती, दर्द और डर का एहसास खत्म हो जाता और वो अपनी रीजनिंग खो देता। ये अवस्था लगभग 1 घंटे तक रहती थी। इसी वजह से वे युद्ध में ऐसे वॉरियर्स को सबसे आगे भेजते थे। ये बर्जर्कर सुसाइड स्क्वाड्स फॉर्मेशंस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाद बातचीत दक्षिण की तरफ चली गई। दक्षिण में एक विशाल माउंटेन फॉरेस्ट था जहां पेड़ कई दर्जन मीटर ऊंचे होते थे। कुछ पेड़ों के तने इतने मोटे थे कि कई लोग मिलकर भी उन्हें घेर नहीं सकते थे। कुछ पेड़ों से रात में हल्की रोशनी निकलती थी और उन्हें ल्यूमिनस वुड कहा जाता था। माओ लू लोग इन पेड़ों की बार्क उतारकर अपने शरीर के कुछ हिस्सों पर लगाते थे। माओ लू लोग कद में छोटे लेकिन मजबूत होते थे। उनकी त्वचा भूरी और आंखों की प्यूपिल्स बड़ी तथा गहरी होती थीं। उनमें से कई लोग दिन में आराम करते और रात में सक्रिय रहते थे। वे जमीन पर सामान्य घरों में नहीं रहते थे। उनके ट्री हाउसेस जमीन से लगभग 10 से 15 मीटर ऊपर होते और वहां पहुंचने के लिए रटन लैडर्स का इस्तेमाल किया जाता था। दिन में वे इन स्ट्रक्चर्स को ऊपर खींच लेते और रात में नीचे कर देते थे। माओ लू लोग स्पिरिट्स की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि पहाड़ों में मौजूद हर पेड़, हर बैल और हर पत्थर के अंदर कोई स्पिरिट रहती है। इसलिए पहाड़ में प्रवेश करने से पहले सैक्रिफाइसेस और प्रेयर्स किए जाते थे। पेड़ काटने जैसे काम भी उनकी मान्यताओं से जुड़े थे और उनके अनुसार स्पिरिट्स का अनादर करने पर कोई व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक सकता था। युद्ध के समय वे खुले मैदान में फॉर्मेशंस बनाकर सीधी लड़ाई नहीं करते थे। जब गवर्नमेंट ट्रूप्स पहाड़ों में प्रवेश करते तो माओलू लोग जंगल में छिप जाते और पेड़ों के ऊपर से चलाया गया एक एरो ही किसी सैनिक की जान लेने के लिए काफी होता था। उनका मुख्य हथियार बाव और एरो था। कई एरोज के एरो हेड्स पर पॉइजन लगा होता था जिससे घाव काला पड़कर सड़ने लगता, लेकिन उनके पास इससे भी ज्यादा खतरनाक एरोज थे। कुछ एरोज के साथ पैरासिटिक इंसेक्ट्स छोड़े जाते थे। ये इंसेक्ट्स लगभग अंगूठे के आकार के होते थे। एरो के साथ उड़कर वे सीधे शरीर में घुस जाते और अंदर जाते हुए एग्स छोड़ते जाते। इसके अलावा पहाड़ों में कई तरह के ट्रैप्स भी लगाए जाते थे। जमीन में वुडन स्टेक्स वाले पिट्स बनाए जाते और ऊपर पत्तियों से उन्हें छिपा दिया जाता। लेकिन सबसे खतरनाक ट्रैप था ब्लड वाइन पिट। इन पिट्स के नीचे ब्लड सकिंग वाइन्स उगती थीं। ये वीन्स खून पर जीवित रहती थीं और इंसान के शरीर के अंदर तक घुस सकती थीं। अगर कोई उनमें गिर जाए तो कुछ ही पलों में वाइन्स उसे जकड़कर मार देतीं। बाहर निकालने तक शरीर पर केवल स्किन बचने की बात कही गई थी। लेडी जॉ ने बताया कि ब्लड वाइन की असली भयावहता 5 साल पहले हुई एक बड़ी लड़ाई में सामने आई थी। उस समय जनरल चेन यू को दक्षिणी इलाके की जिम्मेदारी दी गई थी। वह पहले उत्तर में युद्ध लड़ चुका था और फिर उसे माओलू ट्राइब को सबक सिखाने के लिए दक्षिण भेजा गया। जब माओलू ट्राइब पहाड़ों से नीचे उतरकर लूटपाट करने लगा तो इंपीरियल कोर्ट ने रिबेलियन को दबाने का आदेश दिया। जनरल चेन ने दसियों हजार सैनिकों की सेना जुटाई और कैंगमैंग माउंटेन्स में प्रवेश किया, लेकिन घना जंगल और संकरे रास्ते इतनी बड़ी सेना के लिए मुश्किल साबित हुए। करीब 100 मील अंदर जाने के बाद रात में सेंट्रीज गायब होने लगे। अगली सुबह कैंप के बाहर सिर्फ हड्डियों का ढेर मिला। मांस पूरी तरह खुरचा जा चुका था और पास में एरोज पड़े थे। माओ लू लोग छाया में छिपकर हमला कर रहे थे। दिन में भी पेड़ों से अचानक एरोज आते और आर्चर तुरंत गायब हो जाता। रात तक पहुंचने से पहले ही वह सुरक्षित जगह पर लौट चुका होता। गवर्नमेंट ट्रूप्स पहाड़ों के रास्तों से अनजान थे। जगह जगह ट्रैप्स लगाए गए थे और कई सैनिक एक साथ पिट्स में गिर जाते थे जहां नीचे वुडन स्टेक्स उनका इंतजार कर रहे थे और सेना को अभी ब्लड वाइन पिट का सामना करना बाकी था।
रास्ते में एक बार फिर उन्हें भूखे लोगों का एक समूह मिला। उनकी हालत बेहद खराब थी। कई दिनों से उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला था। उन्होंने घास की जड़ें, पेड़ों की छाल और यहाँ तक कि लेदर बेल्ट्स तक खाकर गुजारा किया था। कुछ लोग लेडी जो से खाना मांगने लगे। एक आदमी अपनी बीमार बच्ची को बचाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि बच्ची कई दिनों से भूखी है और अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगी। लेडी जो ने तुरंत अपने लोगों को कैरेज से ड्राई फूड और पानी लाने के लिए कहा। फिर उसने उन लोगों में खाना और कुछ पैसे बांटने का आदेश दिया। उसने साफ कहा कि सामान बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बांटा जाए और कोई आपस में लड़ाई न करे। इसके बाद उसने उन्हें उत्तर की ओर करीब 30 ली जाने की सलाह दी। वहां कुछ गांव थे जहां मिलिट्री हाउसहोल्ड्स खेती करते थे। अगर वे वहां पहुंच जाएं तो उन्हें जमीन पर खेती करने और खाना जुटाने का मौका मिल सकता था। तभी एक आदमी अपनी बेटी को लेकर लेडी जो के सामने झुक गया। उसने उससे अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की विनती की। उसने कहा कि आज उसकी बेटी को खाना मिल गया है, लेकिन कल फिर खाने का इंतजाम नहीं होगा। वो खुद इतना असमर्थ है कि ठीक से खाना भी नहीं कमा सकता। अगर किसी दिन उसकी मौत हो गई तो उसकी बेटी अकेली कैसे जिंदा रहेगी। उसने कहा कि लेडी जो ने उसकी जान बचाई है और अगर वो उसकी बेटी को अपने साथ ले जाए, उसे खाना दे और किसी भी तरह जिंदा रखे तो वो इसके लिए हमेशा उसका आभारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो उसकी बेटी सर्वेंट बनकर भी काम कर लेगी, बस उसकी जान बच जानी चाहिए। लेडी जो ने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम जांग लाओसी है। इसके बाद लेडी जो ने जांग लाओसी को अपने मैनर में हैंडीमैन के तौर पर काम करने का प्रस्ताव दिया। उसके मैनर में मेहनत का काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत थी। बदले में उसे खाना मिलेगा और उसकी बेटी भी उसके साथ रह सकेगी। उसकी बेटी अभी बीमार थी, इसलिए पहले उसे आराम और इलाज का मौका दिया जाएगा। जब वो ठीक हो जाएगी तब आगे उसके लिए कुछ सीखने या काम करने की व्यवस्था की जाएगी। जांग लाओसी ने बार बार लेडी जो को धन्यवाद दिया। लेडी जो ने उसे ज्यादा झुकने से रोक दिया और उसकी बेटी को कैरेज के अंदर रखने को कहा, क्योंकि वहां गर्मी थी और वो बच्ची अब ठंडी हवा में नहीं रह सकती थी। इसके बाद लेडी जो ने अपने बेनिफैक्टर से पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसने ऐसा करके कुछ गलत किया है। जवाब में उससे पूछा गया कि आखिर इस केओटिक वर्ल्ड को पैदा करने वाला कौन है। इस सवाल का जवाब देते हुए उसके बेनिफैक्टर ने कहा कि उसने इस बारे में पहले बहुत ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन उसके हिसाब से दुनिया की यह अराजक स्थिति किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं बनी। इसके पीछे बहुत से लोग और बहुत से कारण थे। कुछ कारण सिस्टेमिक थे, कुछ सोशल और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स से जुड़े थे, लेकिन आखिरकार इन सब के पीछे एक ही चीज थी, इंटरेस्ट्स। हर कोई अपने फायदे के पीछे भाग रहा था। जब लोगों के बीच रिसोर्सेज और इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं रहता तो कैओस पैदा होना तय है। फिर उसने रेफ्यूजीज का उदाहरण दिया। लोग अपने घर क्यों छोड़कर भाग रहे थे? क्योंकि उनकी क्रॉप्स लूट ली गई थी, लाइव स्टॉक छीन लिए गए थे और उनके पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उत्तर में श्यांगनू हर साल दक्षिण की ओर क्यों आते थे? क्योंकि उनके पास फूड और आयरन की कमी थी और रिसोर्सेज के लिए लड़ना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद था। माओलू लोग रिबेलियन क्यों करते थे? क्योंकि वे पहाड़ों से बाहर निकलकर बेहतर टेरिटरी और ज्यादा प्रे चाहते थे। दूसरी तरफ इंपीरियल कोर्ट के ऑफिशियल्स अपने लिए ज्यादा वेल्थ जुटाना चाहते थे और सैनिक भी ज्यादा लेना और कम देना चाहते थे। जब कुछ लोग रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा अपने पास रखने लगते हैं और बाकी लोगों के हिस्से में कम से कम चीजें आती हैं तो आखिरकार बाकी लोग भूखे मरने लगते हैं। इसीलिए उसके अनुसार इस पूरे कैओस की असली जड़ थी लूट और रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेडी जो ने उसकी बात की तारीफ की और कहा कि उसने इस मामले को सच में अच्छी तरह समझा है। उसकी तारीफ सुनकर बेनिफैक्टर ने मजाक में कहा कि उसकी फ्लैटरी काफी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर उसने माना कि ऐसी तारीफ सुनकर अच्छा भी लगता है। उसने मजाक करते हुए कहा कि अब उसे समझ आ रहा है कि पुराने समय के लीडर्स को साइकोफैंट्स क्यों पसंद आते थे। लेडी जो ने भी उसे एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति बताया और उसके एक्सप्रेशंस पर मजाक किया। कुछ समय बाद सामने से आने वाले लोगों को देखकर लेडी जो ने कैरेज को रास्ते से हटाने और उन्हें गुजरने देने का आदेश दिया। वहां एक जनरल उनसे मिला। उसने पूछा कि क्या वे दक्षिण से यंचंग की ओर जा रहे हैं। जनरल ने अपना परिचय नॉर्दर्न बॉर्डर आर्मी के ग्वेरिल्ला जनरल के रूप में दिया और बताया कि वह भी यून सिटी जा रहा है। उसने दक्षिण से आते हुए रास्ते में कैओस की भयावह स्थिति देखी थी। ऑफिशियल रोड पर जगह जगह लोगों के शव पड़े थे और दुनिया की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। जनरल ने लेडी जॉ को सुझाव दिया कि वे साथ यात्रा कर सकते हैं। उसके पास 200 से ज्यादा कैवलराइमैन थे जो उनके छोटे से समूह को यंचंग तक सुरक्षित एस्कॉर्ट करने के लिए काफी थे। लेडी जॉ ने उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि उसके समूह में लोग और कैरेजेस काफी ज्यादा हैं और उनकी गति धीमी है। वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से जनरल के मिलिट्री ड्यूटीज में देरी हो। जनरल ने जवाब दिया कि उसके कुछ मिलिट्री मैटर्स जरूर हैं, लेकिन उसने यह भी देखा था कि लेडी जो ने रास्ते में रेफ्यूजीज की मदद की है। ऐसे केओटिक समय में दयालु लोगों का मिलना दुर्लभ था। इसी वजह से उसने कहा कि अगर यंचंग पहुंचने के बाद कभी कोई परेशानी हो तो लेडी जो उसका नाम बता सकती है। उसने अपना वेस्ट टोकन भी उसे दे दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर इसे यंचंग ईस्ट कैंप ले जाना, वहां लोग उसकी मदद करेंगे। जनरल वहां से चला गया, लेकिन उसके साथ मौजूद व्यक्ति को उसकी इस हरकत पर हैरानी हुई। उसने पूछा कि जनरल ने उस महिला के साथ इतनी विनम्रता क्यों दिखाई और यहां तक कि उसे वेस्ट टोकन भी क्यों दे दिया। जनरल ने बताया कि बात उस महिला की खूबसूरती की नहीं थी। असल में उसकी नजर उस महिला के साथ मौजूद एक और व्यक्ति पर थी। उसने गौर किया था कि पूरे समूह में लगभग सभी लोग घायल थे,
लेकिन एक युवक बिल्कुल ठीक था। वह फटे पुराने हेम्प कपड़ों में था और बाकी लोगों के बीच आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। जनरल ने यह भी देखा था कि जब लेडी जो बोलती थी तो उसकी नजर बार बार उसी युवक की तरफ चली जाती थी। वह नजर डर या सावधानी की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे वह उस युवक की मौजूदगी और उसकी क्षमता को लेकर कुछ जानती हो। जनरल को रास्ते में मिले शव भी याद थे। कई शवों के सिर एक ही वार में काटे गए थे, गर्दन पर साफ कट था और कोई अतिरिक्त घाव नहीं था। उसका मानना था कि ऐसा वार करने वाले व्यक्ति का हाथ बेहद स्टेडी होना चाहिए। और वही युवक घोड़े पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उसके हाथ में मौजूद नाइफ भी उन शवों के घावों जैसा ही दिखाई देता था। सबसे अजीब उसकी आंखें थीं। जनरल ने कहा कि उसने 20 साल की मिलिट्री सर्विस में बहुत से लोगों को देखा है। जिसने हत्या की हो उसकी आंखों में आमतौर पर या तो कठोरता होती है या ठंडापन, लेकिन उस युवक की आंखों में न गुस्सा था न ठंडापन, सिर्फ एक अजीब सी शांति और खालीपन था। जनरल को लगा कि वो इंसानों को उसी तरह देख रहा है जैसे कोई मुर्गियों, बत्तखों या रास्ते की घास को देखता है। इसी वजह से जनरल ने खुले तौर पर उस युवक से संपर्क करने के बजाय लेडी जौ के प्रति गुडविल दिखाई। उसका मानना था कि अगर वह सबके सामने उस युवक की ताकत की तारीफ करता तो शायद वो युवक समझ जाता कि उसकी पहचान हो चुकी है और जनरल को बेवकूफ समझता। इसलिए जनरल ने अप्रत्यक्ष तरीके से अपना गुडविल दिखाया था। यून सिटी के बाहर हुई उस मुलाकात के बाद आखिरकार वे शहर में दाखिल हो गए। शहर के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाहर लोग भूख और केओस से जूझ रहे थे, जबकि शहर के अंदर दुकानों पर सामान बिक रहा था और लोगों की जिंदगी में अब भी कुछ उम्मीद नजर आ रही थी। यून जनबाई ने इस फर्क को साफ महसूस किया। लेडी जो उन्हें अपने कोर्टयार्ड में लेकर आई। उसने बताया कि यह उसके और उसके पति का घर है और उसने यून जनबाई के लिए मै हाउस के पास ईस्ट विंग में कमरा तैयार करवाया। कुछ समय पहले तक उनका घर भी बेहद साधारण था। 3 साल पहले वहां मड ब्रिक की दीवारें टूटी हुई थीं, छत से पानी टपकता था और उनके पास सिर्फ एक पुरानी स्ट्रॉ मत थी। अब वही जगह काफी बेहतर हो चुकी थी। इसके बाद यंग मास्टर और उसकी पत्नी ने यून जनबाई के लिए 2 नए सेट्स ऑफ क्लोथ्स बनवाए। नए कपड़े पहनने के बाद वह पहले से काफी सामान्य दिखाई देने लगा। लेकिन इसी दौरान सिस्टम के बढ़े हुए एट्रीब्यूट्स ने एक नई परेशानी खड़ी कर दी। उसकी स्ट्रेंथ अब 66 टाइम्स और स्पीड 32 टाइम्स तक पहुंच चुकी थी। परसेप्शन भी 16 टाइम्स और स्पिरिट 17 टाइम्स तक बढ़ चुके थे। समस्या यह थी कि इतनी ज्यादा परसेप्शन के साथ उसकी आंखों के सामने ऐसी चीजें भी दिखाई देने लगीं जिन्हें वो देखना नहीं चाहता था। यून जनबाई ने समझ लिया कि यह सिस्टम की 16 टाइम्स परसेप्शन का साइड इफेक्ट है। उसने मजाक में खुद को समझाया कि वो कोई वॉयर या परवर्ट नहीं है, बल्कि इस परेशानी की वजह सिस्टम है। शहर में घूमते समय लेडी जो उसे यून सिटी की अलग अलग जगहें दिखाती रहीं। उसने लीजी क्लॉथ शॉप के बारे में बताया और जांग्स ग्रेन स्टोर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां चावल बाकी दुकानों से 2 कॉइन सस्ता मिलता है। उसने पास के टी हाउस के बारे में भी बताया और कहा कि वहां स्टोरी टेलर मिस्टर ल्यू सबसे अच्छा है। उसने यून जनबाई से कहा कि किसी और दिन वो उसे वहां कहानी सुनने लेकर जाएगी। इसके बाद वे एक हथियार की दुकान पर पहुंचे। वहां यून आयरन से बना एक नाइफ था। बताया गया कि यून आयरन सामान्य आयरन से ज्यादा हार्ड और हैवी होता है और आम आदमी के लिए उसे संभालना मुश्किल है। लेडी जो ने यून जनबाई से उसे आजमाने को कहा, लेकिन यून जनबाई के लिए वो नाइफ इतना हल्का था जैसे किसी ने उसे चॉपस्टिक पकड़ा दी हो। उसे वो पसंद आ गया और उसने उसी नाइफ को चुन लिया। जब उसने उसकी कीमत पूछी तो लेडी जो ने कहा कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए एक नाइफ की कीमत उसके लिए मायने नहीं रखती। उस रात यून जनबाई ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसकी बढ़ी हुई परसेप्शन के कारण दिन भर देखी गई चीजें उसके दिमाग में बार बार सामने आ रही थीं। आंखें बंद करने पर भी इमेजेस अपने आप फ्लैश होने लगती थीं। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हल करने की कोशिश की। पहले आसान कैलकुलेशंस किए, लेकिन फिर उसने कैलकुलस और डेफिनेट इंटीग्रल्स जैसी मुश्किल चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह एक मैथमेटिकल कंजेक्चर को अलग तरीके से अप्रोच करने और स्पेशल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने तक पहुंच गया। लेकिन आखिरकार उसने खुद को रोक दिया और सोने का फैसला किया। अगले दिन लेडी जो उससे मिलने आई। उसने पूछा कि क्या कोई परेशानी है। यून जनबाई ने कहा कि कुछ नहीं, शायद पिछली रात ठीक से नींद नहीं आई थी। तभी लेडी जॉ ने असली बात बताई। उसने यून जनबाई से पूछा कि क्या वो उसके साथ एक जगह जा सकता है। उसने यह भी कहा कि वो डेस्टिनेशन या वहां मौजूद डेंजर के बारे में अभी सवाल न करे। यून जनबाई ने याद दिलाया कि अब वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। उसका काम सिर्फ उसकी सुरक्षा करना है, इसलिए वो उसके साथ जाने को तैयार था। लेडी जो ने बताया कि शहर से लगभग 30 माइल्स दूर एक गांव है। उसे हाल ही में एक लेटर मिला था। उस पत्र में लिखा था कि भेजने वाला उसके पति की मौत का सच जानता है। लेडी जो पिछले 6 महीनों से अपने पति की मौत की जांच कर रही थी, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इंपीरियल अनाउंसमेंट में कहा गया था कि उसके पति ने बिना ऑथराइजेशन के कार्रवाई की और शोंगनू के एम्बुश में फंसकर मारे गए। लेकिन लेडी जो इस कहानी पर विश्वास नहीं करती थी। उसके अनुसार उसका पति इतना रेकलेस नहीं था। उसने पिछले 6 महीनों में लोगों को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था, लेकिन हर बार क्लूज अचानक खत्म हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई जानबूझकर सच्चाई को छिपा रहा हो। वह लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी। तभी अचानक ये लेटर आया, इसलिए अब वह खुद उस गांव जाकर सच्चाई जानना चाहती थी। दोनों शहर से बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शुरुआत से ही 3 लोग उनका पीछा कर रहे थे। वे ऑफिशियल रोड के दोनों तरफ जंगल में छिपकर लगातार एक निश्चित दूरी बनाए हुए थे। कुछ देर बाद जमीन पर मौजूद पीछा करने वालों ने अपनी जगह बदल ली और आसमान में उड़ रहे बर्ड्स की निगाह कैरेज पर टिक गई। आगे बढ़ते हुए यून जनबाई को अचानक खून की तेज गंध महसूस हुई।
इसके साथ सड़ते हुए शवों की बदबू भी थी। वहां एक नहीं बल्कि कम से कम दर्जनों लाशें मौजूद थीं। लेडी जो ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन यून जेनबाई ने पहले कुछ नहीं बताया। कुछ ही देर बाद उसने अचानक कहा कि उन्हें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यह रास्ता एक ट्रैप था। तभी चारों तरफ से खतरा सामने आने लगा। उनके सामने ऐसे लोग दिखाई दिए जो पहले सिर्फ कहानियों में सुने गए थे। उनकी लंबाई सामान्य इंसान से ज्यादा थी, उनके चेहरे ब्रॉन्ज रंग से रंगे हुए थे और उनके हाथों में बोन वेपन्स थे। यून जेनबाई ने उन्हें देखकर महसूस किया कि इस दुनिया के अलग अलग लोगों के बीच का अंतर उसके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग था। तभी 300 से ज्यादा राइडर्स तेज रफ्तार से वहां पहुंचे। अब स्थिति और स्पष्ट हो गई। फियर्स वैली के लोगों ने गांव में मैसेकर किया था और गवर्नमेंट ट्रूप्स ठीक उसी समय वहां पहुंचे थे। योजना ऐसी लग रही थी कि गांव के लोगों की हत्या का दोष गवर्नमेंट ट्रूप्स पर डाल दिया जाए। यून जेनबाई ने तुरंत समझ लिया कि यह एक ऐसी साजिश है जिसमें एक ही चाल से कई फायदे हासिल किए जा रहे थे। उसने उन लोगों से लड़ने का फैसला किया। सिस्टम ने आसपास मौजूद टारगेट्स को स्कैन किया और बताया कि शोंगनू लोग सामान्य डेनिंग लोगों से फिजिकली स्ट्रॉन्गर थे। उनकी एवरेज स्ट्रेंथ लगभग 1.9 से 2.1 और एवरेज कॉन्स्टिट्यूशन 1.6 से 1.7 थी। इसके बाद यून जेनबाई ने प्लंडर एक्टिवेट किया। उसने लगातार मिलने वाले एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब किया और उसकी करंट स्ट्रेंथ बढ़कर 100.9, स्पीड 32.8, कॉन्स्टिट्यूशन 38.4, परसेप्शन 16.3 और स्पिरिट 17.4 हो गई। इतने सारे टारगेट से मिले एट्रीब्यूट्स देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने पुराने जीवन के किसी गेम में पेंटिकल कर लिया हो। लेकिन इसी ताकत के साथ उसके अंदर एक और खतरा पैदा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके अंदर सब कुछ खत्म कर देने की इच्छा उठ रही थी। उसने खुद को शांत किया और अपने प्रिंसिपल्स याद किए ताकि गुस्से में वो हर जीवित व्यक्ति को खत्म न कर दे। लेकिन अगले ही पल गवर्नमेंट ट्रूप्स ने हमला शुरू कर दिया। उनका आदेश साफ था, गांव के मैसेकर के लिए जिम्मेदार लोगों को खत्म कर दो और किसी को जिंदा मत छोड़ो। तभी सामने वाले लोगों में से एक ने सफाई देने की कोशिश की। उसने कहा कि वे गांव के हत्यारे नहीं हैं, असली हत्यारे फियर्स वैली के लोग थे। गवर्नमेंट ट्रूप्स वहां बाद में पहुंचे थे और उन्होंने केवल सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया था। लेकिन अधिकारी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सिर्फ कुछ लोगों ने 20 से ज्यादा शोंगनू को कैसे मार दिया। अगर उन्होंने खुद कुछ गलत नहीं किया था। फिर उसने सभी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। स्थिति तेजी से बिगड़ गई। एक शोंगनू व्यक्ति को मौके पर मारने का आदेश दिया गया और सामने वालों पर डानिंग पास के लोगों के साथ मिलकर पूरी साजिश रचने का आरोप लगाया गया। इसके बाद अधिकारी ने यून जेनबाई के समूह को भी खत्म करने का आदेश दे दिया, सिर्फ उस महिला को छोड़कर। और तभी यून जेनबाई ने अपना नया नाइफ हाथ में ले लिया। उसके सामने अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। लड़ाई खत्म होने के बाद यून जेनबाई ने बचे हुए लोगों को अपने सामने बुलाया। उसने साफ कहा कि अब उनकी जान उसके हाथ में है। अगर वे उसे वो सब कुछ बता दें जो वे जानते हैं तो वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कुछ छिपाने की कोशिश की तो उस रात वे इस गांव से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। उनसे पूछा गया कि उन्हें यहां किसने भेजा था। जवाब में बताया गया कि डानिंग का एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल इस पूरी योजना के पीछे था। हालांकि उन लोगों में से किसी ने उसे सीधे नहीं देखा था। एक मिडलमैन उनके पास आया था और उसने बताया था कि इस गांव में वे जितना चाहें उतना मार सकते हैं और लूट सकते हैं। लेकिन उनका असली काम सिर्फ गांव को लूटना नहीं था। गांव के सभी लोगों को मारने के बाद उन्हें वहीं रुकना था और एक बेहद खूबसूरत महिला का इंतजार करना था। उस महिला को जिंदा पकड़कर उस मिडलमैन को सौंपना था। बदले में उन्हें आगे और भी फायदे मिलने वाले थे। लेडी जॉ ने तुरंत समझ लिया कि वो महिला वही थी। उसने मिडलमैन के बारे में पूछा। जवाब मिला कि वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर आता था, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था। लेकिन उसके बोलने के तरीके से इतना पता चलता था कि वो यंचंग का रहने वाला है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या यंचंग के ऑफिशियल्स पहले भी इस तरह के काम करवाते रहे हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि उनका यंचंग के अधिकारियों से लंबे समय से संपर्क था। जब भी ऑफिशियल्स को कोई ऐसा काम करवाना होता था जिसे वे खुद सामने आकर नहीं कर सकते थे तो वे इन्हीं लोगों से उसे करवाते थे। सच्चाई सामने आने लगी थी। लेडी जॉ ने उससे उसका नाम पूछा लेकिन वह चुप रहा। तब उसे समझाया गया कि उसके सामने मौजूद व्यक्ति की ताकत वह पहले ही देख चुका है। अगर उसने बात नहीं बताई तो उसका पावरफुल बैकर भी उसे और उसके परिवार को नहीं बचा पाएगा। उसे डराने के लिए यह भी कहा गया कि उसके परिवार, माता, पिता, पत्नी और बच्चों तक को खोज कर निकाला जा सकता है। यहां तक कि उसके एंसेस्ट्रल ग्रेव्स भी खोद दिए जाएंगे। आखिरकार वह डर गया और अपना सरनेम चेन बताया। फिर उसने पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। यंचेंग का गैरिसन कमांडर असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट जो मिंगयुआन का कॉन्फिडेंट था। उसी जो मिंगयुआन ने उसे यहां ट्रूप्स लेकर आने का आदेश दिया था। आदेश था कि सभी शोंगनू को खत्म कर दिया जाए, लेडी जो को जिंदा वापस लाकर इम्प्रिजन किया जाए और बाकी बचे लोगों को भी मार दिया जाए ताकि कोई गवाह न बचे। लेडी जो ने पूछा कि उसे जिंदा क्यों चाहिए। जवाब मिला कि असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट जो काफी समय से उसके प्रति गलत भावनाएं रखता था। उसने यह बात सीधे नहीं कही थी, लेकिन उसके लंबे समय से साथ रहने वाले इस आदमी को उसके इरादे अच्छी तरह समझ में आते थे। असल योजना बहुत खतरनाक थी। पहले शांगनू लोगों को गांव में मैसेकर करने के लिए भेजा गया, फिर गवर्नमेंट ट्रूप्स को वहां भेजकर उन सभी शांगनू को मार दिया गया। इस तरह गांव के मैसेकर का दोष उन्हीं पर डाला जा सकता था। इसके बाद लेडी जो को गिरफ्तार करके एक ऐसे सीक्रेट रूम में रखा जाना था जिसे जो मिंगयुआन ने खुद बनवाया था। लेडी जो ने तुरंत अपने पति की मौत के बारे में पूछा। तब उसे पूरी कहानी बताई गई। उसके पति कमांडर जो ने जो टोंगजी के शोंगनू के साथ डीलिंग्स के सबूत खोज लिए थे।
ये मामला केवल जो टोंगजी तक सीमित नहीं था। बॉर्डर आर्मी के कई पावरफुल लोग और यंचंग गैरिसन के लगभग आधे जनरल्स इसमें शामिल थे। वे सिर्फ शोंगनू के साथ कल्यूजन नहीं कर रहे थे, वे सिविलियंस को मारते, अपने अपराधों का क्रेडिट लेते, मिलिट्री फंड्स का गबन करते, मिलिट्री इक्विपमेंट बेचते और मिलिट्री ग्रेन को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। कमांडर जॉ ने इन सब के सबूत पकड़ लिए थे, लेकिन वो उन्हें रिपोर्ट कर पाता उससे पहले ही उसके खिलाफ साजिश रची गई। एक झूठी मिलिट्री इंटेलिजेंस तैयार की गई। उसमें बताया गया कि शोंगनू का एक छोटा ग्रुप हमला कर रहा है और कमांडर जॉ को ट्रूप्स लेकर उसे दबाने का आदेश दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ शोंगनू को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी। कमांडर जॉ की पूरी सेना एम्बुश में फंस गई, पूरी आर्मी खत्म कर दी गई और कमांडर जो के शरीर को भी बुरी तरह म्यूटिलेट कर दिया गया। इतना सब सुनने के बाद लेडी जो के सामने उसके पति की मौत की असली वजह साफ हो गई। लेकिन सबसे भयानक बात अभी बाकी थी। उसने बताया कि जो मिंगयुआन सिर्फ उसके पति की हत्या की साजिश में शामिल नहीं था, वो लेडी जो को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। वो उसका अपना अंकल था। उसने शोंगनू के साथ मिलकर वेपन्स बेचने, ग्रेन और फंड्स का गबन करने, सिविलियंस की हत्या करने और अपने अपराधों का क्रेडिट लेने जैसे काम किए थे। उसके पति ने इसके सबूत खोज लिए थे, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी था। लेकिन लेडी जो को मारना भी उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। वो उसे पकड़कर अपनी सीक्रेट चेंबर में बंद करना चाहता था। लेडी जो के लिए यह सच्चाई बेहद घिनौनी थी। जिस व्यक्ति पर उसने अपने पति की मौत की जांच के दौरान भरोसा किया था, वही असल में उसके पति की हत्या की साजिश का हिस्सा था। यही वजह थी कि अब उसके लिए यंचंग में रहना भी खतरनाक था। वह सोचने लगी कि अगर वो इस मामले को कैपिटल तक ले जाए तो भी कैपिटल 2000 माइल से ज्यादा दूर है। शायद वो सिटी गेट्स तक भी सुरक्षित नहीं पहुंच पाएगी। और मान लो वह राजधानी पहुंच भी जाए तो क्या उसे हिज मैजेस्टी से मिलने दिया जाएगा? जिन लोगों के खिलाफ वह शिकायत करने जा रही थी वे सभी हाई रैंकिंग और पावरफुल थे। उनका सिर्फ एक आदेश उसके पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल सकता था। उसका अपना शेन फैमिली मिंग सिटी का एक प्रोमिनेंट मर्चेंट फैमिली था, लेकिन वे व्यापारी थे। बॉर्डर ट्रूप्स की मिलिट्री पावर के सामने उनके पास खड़े होने की ताकत नहीं थी। लेडी जो को अब समझ आने लगा था कि जिस दिन उसने अपने पति की मौत की सच्चाई खोजने का फैसला किया था, उसी दिन से वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पहले मदद मांगने के लिए जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था, वही उसके दुश्मनों में से एक निकला और अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल था। इस सच्चाई को जानने के बाद वो आगे क्या करेगी? लेडी जो ने अपने बेनिफैक्टर से पूछा कि क्या वो जानता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता। उसने इस दुनिया में इतने लोगों को मरते देखा था कि अपनी मौत भी उसे उतनी भयावह नहीं लगती थी। लेकिन अपने परिवार को इस मामले में घसीटे जाने का विचार वो सहन नहीं कर सकती थी। उसके पिता 60 साल से ज्यादा उम्र के थे। उसके भाई के 3 बच्चे थे और उसकी छोटी बहन की अभी शादी भी नहीं हुई थी। वे लोग इस पूरी साजिश के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अगर उसकी वजह से उनका परिवार भी खत्म कर दिया जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उसने अपने बेनिफैक्टर से पूछा कि क्या उसने अपने पति की मौत की जांच करके गलती की थी? क्या वह वास्तव में बेकार थी? इसके जवाब में उससे कुछ सवाल किए गए। उसने अपने पति की मौत की जांच क्यों शुरू की थी? क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका पति बिना सोचे समझे कोई कदम उठाकर इतनी आसानी से मर सकता है। और अब जो सच्चाई सामने आई थी, क्या उससे साबित नहीं हो गया था कि उसका शक सही था? लेडी जो ने माना कि हाँ, उसका शक सही था। उससे फिर पूछा गया कि जब उसने जांच के लिए लोगों को भेजा और उन्हें लगातार रोका गया, तब भी उसने जांच जारी क्यों रखी? उसका जवाब था कि एक इंसान की जान बेकार नहीं जानी चाहिए, चाहे वो उसका पति हो या वे लोग जिन्होंने उसकी मदद करते हुए अपनी जान गंवाई। फिर उससे पूछा गया कि उसने अपने अंकल को पत्र क्यों लिखा था। लेडी जो ने कहा कि उसने उसे परिवार का सदस्य समझकर भरोसा किया था और सोचा था कि वह उसकी मदद करेगा। उसके बेनिफैक्टर ने कहा कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। वह उसका अंकल था, उसका अपना परिवार था। रिश्ते की वजह से उस पर भरोसा करना स्वाभाविक था। गलत लेडी जो नहीं थी, गलत उसके अंकल की सोच और उसके अपने रिश्ते के प्रति उसका अनादर था। फिर उसने लेडी जो को याद दिलाया कि वो पहले से जानती थी कि बॉर्डर ट्रूप्स के पास पावर है और यंचंग गैरिसन का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। उसे पता था कि इस इन्वेस्टिगेशन में खतरा है। उसे यह भी मालूम था कि शायद वो सच्चाई तक न पहुंच पाए और अगर पहुंच भी गई तो उन पावरफुल लोगों को हरा नहीं सकेगी। फिर भी वो आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसका पति था। इसलिए यह यूजलेसनेस नहीं थी, यह करेज था। लेडी जो ने कहा था कि उसे अपनी मौत की चिंता नहीं है, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह टूट रही थी। उसका बेनिफैक्टर उसे समझाता है कि वह अपने लिए नहीं रो रही थी, वह अपने परिवार के लिए रो रही थी। ऐसी स्थिति में भी जब किसी इंसान को अपनी मौत सामने दिखाई दे, तब भी अगर वो दूसरों के बारे में सोचता है तो ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी केयरिंग नेचर है। फिर उसने साफ कहा, लेडी जाओ गलत नहीं थी। क्या उसके पति को मरना चाहिए था? नहीं। क्या उसके पति की मौत की सच्चाई जानने की कोशिश करना गलत था? नहीं। क्या उन शोंगनू लोगों को मरना चाहिए था? हाँ। और क्या उसके अंकल को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी? हाँ। उसने कहा कि लेडी जो ने जो कुछ किया वह सही था। अगर इस पूरी कहानी में कोई गलती थी तो वह लेडी जो की नहीं थी, गलती इस दुनिया की थी। उसने कहा कि उसने बहुत से लोगों और बहुत सी ट्रेजेडीज देखी थी। कुछ लोग जिंदा रहने के लिए अपने बच्चों तक को बेच देते थे और कुछ लोग कुछ निवालों के लिए दूसरे इंसानों को मार देते थे। ऐसी दुनिया में भी लेडी जो ने अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप, कॉन्शियंस और समझदारी को नहीं खोया था। जब उसे समझ आया कि यंचंग में उसके लिए ट्रैप तैयार किया जा रहा है तो उसने समय रहते वहां से निकलने का फैसला किया। उसने जिजुआन को भी सर्वेंट्स के साथ पहले ही भेज दिया था। फिर उसने लेडी जो से कहा कि अगर वो पूछ रही है कि क्या वो बेकार है
तो जवाब बिल्कुल उल्टा है। वो उसके जीवन में मिली सबसे यूजफुल वुमन थी। लेडी जो ये सुनकर कुछ पल के लिए भावुक हो गई। उसने कहा कि किसी ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं बताया था। उसका बेनिफैक्टर मजाक में कहता है कि अगर वो पुरुष होती तो शायद अपने एल्डर ब्रदर और बाकी लोगों से भी ज्यादा यूजफुल होती। फिर उसने कहा कि एक पति को वर्चुअस होना चाहिए और शेन फैमिली की बेटियों को कोई बेकार न समझे। लेडी जो घर संभालने में अच्छी थी और इससे वो संतुष्ट था। लेडी जो ने जवाब दिया कि वह न तो वर्चुअस है और न ही हाउस होल्ड मैनेजमेंट में अच्छी, लेकिन एक बात जरूर है, वह यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूजफुल। उसकी इस बात पर उसके बेनिफैक्टर को फिर हैरानी हुई। उसने पूछा कि उसे इस तरह बोलना किसने सिखाया है। उसकी बोलने की शैली इस दुनिया के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया की रहने वाली ही नहीं है। इस बात ने यून जनबाई की असली पहचान की तरफ एक छोटा सा संकेत दे दिया, लेकिन उसने सीधे कोई जवाब नहीं दिया और बात टाल दी। लेडी जो ने कहा कि वह जहां से भी आया हो वो उसकी मदद के लिए बेहद आभारी है। फिर उसने एक सवाल वापस किया, अगर वो इस खराब दुनिया में भी दूसरों के बारे में सोच सकती है तो उसका बेनिफैक्टर क्या है। वो इतनी आसानी से लोगों को मार सकता था, लेकिन उसने भी लेडी जॉ, गार्ड्स और जैंग लाओसी जैसे लोगों के बारे में सोचा था। उसने कहा कि क्या वो सिर्फ इसलिए उनकी मदद करता है क्योंकि लेडी जॉ ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। जवाब बहुत सीधा था, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है वो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। यही लोगों के साथ व्यवहार करने का उसका बेसिक प्रिंसिपल था। बस इतनी सी बात। लेडी जो ने फिर उससे दोबारा वही बात कहने को कहा कि वह सबसे यूजफुल वुमन है। उसने दोबारा कहा कि वह उसके जीवन में मिली सबसे यूजफुल वुमन थी। लेकिन इस बातचीत के कुछ ही समय बाद रात के बीच अचानक एक आदमी घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसने बताया कि पूरा गांव जल रहा है। लॉर्ड मर चुका था। सिर्फ लॉर्ड ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। जगह जगह कॉर्प्सेस पड़े थे और कई पायर्स पर अभी भी शव जल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मरने वालों में उनके अपने सोल्जर्स भी शामिल थे। रिपोर्ट मिली कि चेन शो के नेतृत्व में 300 से ज्यादा एलीट ट्रूप्स वहां गए थे और उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। वहां विलेजर्स और शोंगनू लोगों की लाशें भी मौजूद थीं। अधिकारी हैरान था कि उस जगह शोंगनू पहुंचे कैसे और कमांडर चेन अचानक इतनी बड़ी सेना लेकर वहां क्यों गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि सुबह होने से पहले पूरी घटना की कॉज एंड इफेक्ट का पता लगाया जाए और किसी भी सुराग को छोड़ा न जाए। किसी ने डरते हुए कहा कि शायद वहां कोई घोस्ट है, और वो कोई सामान्य घोस्ट नहीं बल्कि बेहद पावरफुल घोस्ट था। पूरे यंचंग गैरिसन हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच गया। 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जांच शुरू हुई और सबसे पहले यह सवाल उठा कि कमांडर चेन को ट्रूप्स लेकर बाहर जाने का आदेश आखिर किसने दिया था। जवाब मिला कि मिलिट्री ऑर्डर गैरिसन कमांडर्स हेडक्वार्टर्स से होकर नहीं गया था। यह एक प्राइवेट ट्रूप मूवमेंट था। जांचकर्ताओं को यह भी पता लगाना था कि चेन साओ ने पिछली रात किन लोगों से संपर्क किया था, वह हाल में कहां गया था और उसे किस किस का फेवर मिला था। मारे गए सैनिकों के वुंड्स की भी बेहद बारीकी से जांच की जा रही थी। 300 से ज्यादा सैनिकों की अनऑथराइज्ड मूवमेंट और उनकी मौत अपने आप में एक गंभीर मामला था। ऊपर से घटनास्थल पर शोंगनू के शव भी मिले थे। कुछ देर बाद जांचकर्ताओं को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। चेन जिकाओ पिछली रात बिना गैरिसन के आदेश के ट्रूप्स लेकर शहर से बाहर गया था और सिटी गेट गार्ड्स के अनुसार उसके पास जॉ टोंगजी का ऑर्डर था। उस ऑर्डर में इंटेलिजेंस के आधार पर बताया गया था कि शोंगनू का एक ग्रुप आसपास के इलाके में घुस आया है और उन्हें तुरंत खत्म करने के लिए ट्रूप्स भेजे जाने चाहिए। जांच के दौरान पता चला कि वास्तव में 20 से ज्यादा शोंगनू मारे गए थे। लेकिन सवाल यह था कि सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा शोंगनू ने योंचंग के 300 से ज्यादा एलीट ट्रूप्स को कैसे मार दिया। अधिकारी ने मैजिस्ट्रेट जो से यही सवाल किया। मैजिस्ट्रेट जो ने कहा कि उसे रात में इंटेलिजेंस मिली थी कि शोंगनू का एक छोटा ग्रुप गांव के पास सक्रिय है। स्थिति अर्जेंट थी, इसलिए फॉर्मल ऑर्डर जारी करने से पहले ही उसने चेन जिशु को ट्रूप्स लेकर आगे भेज दिया। जब पूछा गया कि इंटेलिजेंस किसने दी थी तो उसने कहा कि हन्यून पास पर मौजूद उसके स्पाइज ने जानकारी भेजी थी। यह मैसेज स्विफ्ट ईगल मैसेंजर्स के जरिए आया था। लेकिन जब पूछा गया कि वे स्पाइज अब कहां हैं तो जवाब आया कि उन्होंने तुरंत रिपोर्ट नहीं किया था। वे शोंगनू का पीछा करते रहे ताकि उनकी पोजीशन का सही पता लगा सकें। आखिरकार शोंगनू ने उन्हें खोज लिया और मार डाला। मरने से पहले उन स्पाइज ने ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ के जरिए आखिरी मैसेज वापस भेजा था और इसी ब्लड स्टेन्ड मैसेज के आधार पर मैजिस्ट्रेट जो ने जल्दबाजी में चेन शो को ट्रूप्स लेकर भेज दिया था। लेकिन जब तक सेना वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैजिस्ट्रेट जो के अनुसार गांव को शोंगनू पहले ही मैसेकर कर चुके थे। फिर उससे एक और सीधा सवाल पूछा गया, क्या सच में 20 से कुछ ज्यादा शोंगनू युनचेंग के 300 से ज्यादा एलीट ट्रूप्स को मार सकते थे? इस सवाल का उसके पास भी कोई साफ जवाब नहीं था और यहीं से मैजिस्ट्रेट जो की कहानी में एक नई दरार दिखाई देने लगी। मैजिस्ट्रेट जो ने आखिरकार माना कि उसने प्राइवेटली ट्रूप्स मोबिलाइज किए थे। कानून के अनुसार यह अपराध था और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। उसने अपनी गलती स्वीकार की और पनिशमेंट के लिए तैयार होने की बात कही। हालांकि उसने यह भी कहा कि इसके पीछे कुछ परिस्थितियां थीं और मामला शोंगनू से जुड़ा हुआ था। कमांडर ने फैसला सुनाते हुए उसकी 1 साल की सैलरी फाइन करने का आदेश दिया ताकि बाकी अधिकारियों को वार्निंग मिल सके। साथ ही कहा गया कि पूरी सच्चाई कोर्ट को रिपोर्ट की जाएगी और आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उधर युनचेंग से दूर सड़क पर एक अलग स्थिति बन रही थी। कुछ लोगों ने एक वेल्दी फैमिली की कैरेज को घेर लिया। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि कैरेज में कीमती सामान हो सकता है। उन्होंने पहले पोलाइटली रास्ता मांगने का नाटक किया,
लेकिन जल्दी ही उनका असली इरादा सामने आ गया। उन्होंने कैरेज छोड़कर बाहर निकलने का आदेश दिया। जब सामने से विरोध हुआ तो उन लोगों ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और हमला करने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते कई लोग वेपन्स लेकर आगे बढ़े, लेकिन उनके लिए यह बहुत बड़ी भूल थी। लेडी जो के साथ मौजूद लोग लड़ाई के लिए तैयार हुए, जबकि उसका बेनिफैक्टर बेहद आसानी से रास्ता साफ करने लगा। लड़ाई खत्म होने के बाद उसे जल्दी आगे बढ़ने की चिंता थी। लेडी जो ने मजाक में कहा कि उसके बेनिफैक्टर के रहते उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वहां मौजूद लोगों में से कुछ लोग यह सोचकर हैरान थे कि आखिर उनका बेनिफैक्टर कौन है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई लेजेंडरी डेटी उनके साथ यात्रा कर रहा हो। एक व्यक्ति ने मजाक में यहां तक पूछा कि क्या वो बेनिफैक्टर अप्रेंटिसेस स्वीकार करेगा। उसने यह भी सोचा कि अगर वो खुद युवा और स्वस्थ हों तो शायद उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन जवाब में उसे साफ समझा दिया गया कि इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी व्यक्ति के बारे में इस तरह सोचना उसके बस की बात नहीं है। उस रात फिर लेडी जो को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेनिफैक्टर के पास आई और पूछा कि क्या वो उससे थोड़ी देर बात कर सकती है। उसने अपने बचपन की एक बात बताई। जब वो छोटी थी और रात में सो नहीं पाती थी तो उसकी मदर उसके पास आकर पूछती थी कि क्या हुआ। वह हमेशा कहती थी कि कुछ नहीं हुआ, बस नींद नहीं आ रही। तब उसकी मदर उसे अपने पास बुलाकर कहती थी कि अगर उसे नींद नहीं आ रही तो वो उसके साथ लेट जाएगी। लेकिन बाद में उसकी मदर की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब भी उसे रात में नींद नहीं आती तो वो अकेली बैठकर सुबह होने का इंतजार करती थी। आज स्थिति अलग थी। अब उसका बेनिफैक्टर उसके पास था। उसके पास बैठने भर से ही उसे पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। फिर लेडी जो ने कहा कि उसका बेनिफैक्टर उसे इस दुनिया के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लगता है। उसका चीजों को देखने का तरीका अलग था। चाहे वो किसी को मार रहा हो या किसी की जान बचा रहा हो, उसके चेहरे पर हमेशा वही काम एक्सप्रेशन रहता था। ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया की कोई भी चीज उसे पैनिक नहीं कर सकती। पिछले कुछ दिनों में उसने उसे ध्यान से देखा था। जब वो किसी को मारता था तो उसके अटैक्स बेहद तेज और प्रिसाइज होते थे, न जरूरत से ज्यादा वार और न कम। हर स्ट्राइक बिल्कुल सही जगह पर लगती थी। जब उसने पहली बार उसे भागते हुए सोल्जर्स को मारते देखा था तो उसे लगा था कि वो बेहद कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसका अनुमान गलत था, क्योंकि गार्ड्स और रेफ्यूजीज के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसने रेफ्यूजीज को खाना दिया, उन्हें जिंदा रहने में मदद की। उसने ये नहीं देखा कि वे किस स्टेटस या बैकग्राउंड से आते हैं। उसके लिए वे सिर्फ इंसान थे। लेडी जो ने कहा कि उसने इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो सामने से बेनेवोलेंस और मोरालिटी की बातें करते हैं, लेकिन पीछे से दूसरों को लूटते हैं। कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन मन में यही सोचते हैं कि किसी इंसान को कितने पैसे में बेचा जा सकता है। कुछ पावरफुल लोग सिर्फ मनी और विमेन के पीछे भागते हैं। कुछ के हाथ में नाइफ आते ही वे लोगों की जान उसी आसानी से लेते हैं जैसे किसी चिकन को काट रहे हो। उसका अंकल भी उन्हीं लोगों में से एक था। यनचंग के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी उसी तरह के थे जो उसके साथ कलूड करते थे। यहां तक कि कैपिटल के पावरफुल लोग भी, जो एक शब्द से हजारों लोगों की जिंदगी और मौत तय कर सकते थे, उसके अनुसार वैसे ही थे। लेकिन उसका बेनिफैक्टर अलग था। वो बैड लोगों को दूसरों से भी ज्यादा रूथलेसली मारता था, लेकिन गरीब रेफ्यूजीज के साथ दूसरों से ज्यादा इंसानियत दिखाता था। लेडी जो ने कहा कि शायद वो इसे खुद कभी नहीं कहेगा, लेकिन वो उसके व्यवहार से यह समझ चुकी थी। इस दुनिया में ज्यादातर लोग इंसानी जिंदगी को सिर्फ नंबर्स की तरह देखते थे। 100 मौतें उनके लिए केवल एक रिपोर्ट पर लिखा हुआ नंबर थीं, लेकिन उसके बेनिफैक्टर के लिए ऐसा नहीं था। जब बैंडिट्स ने उन पर हमला किया था तो उसने गार्ड्स को चोट लगने से बचाने के लिए बीच में हस्तक्षेप किया था। जब शाहुआ भूख से मरने की हालत में थी तो उसकी आंखों में दया दिखाई दी थी। अगर लेडी जो उस समय उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होती तो भी वो जानती थी कि उसका बेनिफैक्टर शाहुआ को जरूर अपने साथ ले लेता। जब रेफ्यूजीज ने घुटनों पर बैठकर खाना मांगा था तब उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो लगातार उन्हें देखता रहा था। लेडी जो के लिए वही उसकी भावना को समझने के लिए काफी था। उसने कहा कि उसके बेनिफैक्टर की ब्लेड जितनी शार्प थी, आम लोगों के लिए उसकी केयर भी उतनी ही गहरी थी। यून जनबाई ने इस तारीफ को सुनकर साफ कहा कि वो केवल प्लंडर के लिए लोगों को मारता है और लोगों को बचाना उसके लिए एक इंस्टिंक्ट जैसा है। लेडी जो ने मजाक में पूछा कि क्या वो उसकी तारीफ कर रही है। फिर उसने गंभीर होकर कहा कि वो सच में उसकी तारीफ कर रही है। वो 32 साल की थी और उसने बहुत से लोगों को देखा था। कुछ लोगों को पहली मुलाकात में ही समझा जा सकता था, जबकि कुछ लोगों को 10 साल जानने के बाद भी समझना मुश्किल होता था। लेकिन उसके बेनिफैक्टर में उसे ऐसी चीज महसूस होती थी जैसी उसने किसी और में कभी महसूस नहीं की। उसके साथ रहने पर उसे मौत का डर नहीं लगता था, उसे शांति महसूस होती थी। उसके पास होने पर उसे भरोसा रहता था कि चाहे सामने डिफीटेड सोल्जर्स हों या इंपीरियल कोर्ट, उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यून जेनबाई को उसकी कुछ बातें फेमिलियर लगीं। उसे महसूस हुआ कि लेडी जो को अब यहां ज्यादा देर रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन उससे पहले लेडी जो ने उससे पूछा कि क्या वो उसके बारे में सोच रहा है। उसने ये भी पूछा कि क्या उसकी बातों में कोई दूसरा मतलब था। फिर उसने कहा कि वो उसे परेशान नहीं करेगी। कुछ देर की बातचीत के बाद वो वापस अपने कमरे में चली गई और उसे जल्दी आराम करने के लिए कहा। उसके जाने के बाद यून जेनबाई को एहसास हुआ कि शायद अभी अभी उसे उसी ने टीज कर दिया था। और दूसरी तरफ लेडी जो भी अपने कमरे में जाकर सो नहीं पा रही थी। उसके मन में अपने अंकल की करतूत घूम रही थी। अब उसे समझ आ चुका था कि उस बूढ़े आदमी को उसके प्रति ऐसी गलत इच्छा रखने का कोई अधिकार नहीं था और अब उसे मारना ही होगा। इसी बीच सुबह होते ही करीब 300 कैवलराइमैन के साथ जनरल शेन वहां पहुंच गया। उसने लेडी जो को बाहर आने के लिए कहा और बताया कि वो ऑर्डर्स के तहत आया है। लेडी जो ने पूछा कि किसने उसे यहाँ भेजा है और उसका उद्देश्य क्या है। जनरल शेन ने बताया कि गैरिसन ने उसे लेडी जो को वापस ले जाने का आदेश दिया है ताकि युशान विलेज की घटना की इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद ली जा सके।
मामला बहुत बड़ा था और अथॉरिटीज को उसकी जरूरत थी। लेकिन तभी जनरल शेन ने देखा कि लेडी जो के साथ मौजूद उसका बेनिफैक्टर भी वहां है। उसने उसे पहचान लिया। जनरल शेन और उस युवक की दोबारा मुलाकात हो चुकी थी। उसने विनम्रता से कहा कि भले ही वो ऑर्डर्स के तहत आया है, लेकिन वो जानता है कि हर मामला सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। उसने साफ कर दिया कि वो उस दिन केवल एक फॉर्मल प्रोसीजर पूरा करने आया है। जनरल शेन ने साफ कर दिया कि अगर लेडी जो और उसका बेनिफैक्टर उसके साथ नहीं जाना चाहते तो वो उन्हें मजबूर नहीं करेगा। लेकिन उसके अनुसार युशान विलेज की घटना में बहुत सारे सवाल अब भी अनसुलझे थे। आखिर उस गांव का मैसेकर क्यों हुआ? चेन चांगशू अपने सैनिकों के साथ वहां क्यों पहुंचा? जॉ टोंगजी का वारंट वहां क्यों इस्तेमाल हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, मौके पर श्योंगनू के लोग मरे कैसे? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले थे। ऐसे में सिर्फ जल्दबाजी में किसी को गिरफ्तार करना बेकार था। जनरल शेन के एक साथी ने उसे समझाने की कोशिश की कि उनके पास 300 से ज्यादा सैनिक हैं और सामने सिर्फ 1 दर्जन लोग हैं। अगर वो युवक वास्तव में कोई मास्टर भी है तो इतनी बड़ी सेना उसे फोर्स से पकड़ सकती है। लेकिन जनरल शेन ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने बताया कि चेन साओ के 300 एलीट सोल्जर्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ उनसे कम जरूर थी, लेकिन अगर सीधी लाइफ और डेथ बैटल होती तो उनकी तरफ भी कैजुअलिटीज होती। और असली समस्या यह थी कि उन 300 सैनिकों की मौत सामान्य तरीके से नहीं हुई थी। जनरल शेन खुद घटनास्थल पर गया था। वहां कई कॉर्प्सेस जल चुके थे, लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी थीं जिन्हें जलाया ही नहीं गया था। उनमें चेन जिंगरू का शरीर और कुछ अन्य बॉडीज शामिल थीं। एक श्योंगनू व्यक्ति की बॉडी भी वहां नहीं थी। चेन साओ की बॉडी भी नहीं जली थी और उनकी मौत बेहद अजीब तरीके से हुई थी। एक शरीर को पत्थर ने सीने को भेदते हुए आर पार कर दिया था। उसके चेस्ट में मुट्ठी जितना बड़ा होल था। कुछ लोगों के सिर का आधा हिस्सा गायब था, जबकि कुछ की हड्डियां पूरे शरीर में बुरी तरह टूट चुकी थीं। कॉरोनर ने कहा कि उसने अपने जीवन में ऐसे वुंड्स कभी नहीं देखे। ये इंजरीज सामान्य इंसानी क्षमता से बाहर लग रही थीं। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये थी कि दुश्मन ने जानबूझकर ऐसा सीन बनाया था ताकि इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया जा सके। लेकिन जनरल शेन इससे सहमत नहीं था, क्योंकि वहां सिर्फ बॉडीज ही नहीं मिली थीं, बल्कि मर्डर वेपन्स भी मौजूद थे। बॉडीज और वेपन्स के बीच सब कुछ मेल खा रहा था। उसने एक संभावना रखी। शायद किसी व्यक्ति ने वास्तव में पत्थर को इतनी ताकत से फेंका था कि वह दूर से ही चेन साओ और बाकी लोगों के शरीर को भेद कर उन्हें तुरंत मार दे। उसका साथी समझ गया कि जनरल शेन असल में किसकी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन जनरल शेन ने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलना जरूरी नहीं होता। फिर उसने एक पूरा सिनारियो समझाया। मान लो गांव के सभी एबल बॉडीड पुरुषों को जानबूझकर वहां से कहीं और भेज दिया गया हो। इसके बाद श्योंगनू ने मौके का फायदा उठाकर पूरे गांव का मैसेकर कर दिया हो। फिर कोई बेहद पावरफुल मास्टर वहां पहुंचा हो और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा हो। गुस्से में उस मास्टर ने सभी श्योंगनू को मार डाला। इसके बाद चेन चांगशू अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, क्योंकि उसका उद्देश्य उस मास्टर को पकड़ना और उसी पर गांव के मैसेकर तथा श्योंगनू के इलाके में घुसने का आरोप लगाना था। लेकिन वो मास्टर चुपचाप गिरफ्तार होने के बजाय पलटकर हमला करता है और चेन चांगशू समेत बाकी सैनिकों को भी मार देता है। इसके बाद अथॉरिटीज ने बिना पूरी सच्चाई जाने उसी मास्टर को पकड़ने के लिए सेना भेज दी। लेकिन वो मास्टर उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। जनरल शेन के साथी ने पूछा कि क्या उसे सच में कुछ पता था। जनरल शेन ने कहा कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन वो अंदाजा लगा सकता है कि असल में क्या हुआ होगा। दोनों ने समझ लिया था कि यनचेंग के ऑफिशियल्स किस तरह के लोग हैं। वर्षों से बॉर्डर वॉर्स में उनकी तथाकथित सफलता के पीछे बहुत सारी गंदी चालें और छिपे हुए काम थे। जनरल शेन ने अपने साथी को साफ चेतावनी दी कि अगर कोई उसे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है तो वो उसके लिए लकड़ी काट सकता है या फायरवुड जमा कर सकता है। इसमें उसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई उसे जानबूझकर मरने के लिए भेजना चाहता है तो बात अलग होगी। उसने कहा कि चाहे सामने सिर्फ कुछ लोगों या उससे भी ऊंचे पद पर बैठा कोई व्यक्ति, वह पहले यह सोचेगा कि हमला करने से पहले खुद कैसे स्ट्राइक किया जाए। फिर जनरल शेन ने बॉर्डर सिचुएशन की गंभीरता समझाई। उसके अनुसार स्थिति तेजी से खराब हो रही थी और इसी साल श्योंगनू की एक बड़ी साउथवर्ड इन्वेजन होने की पूरी संभावना थी। लेकिन इंपीरियल कोर्ट के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स अभी भी आपसी पावर स्ट्रगल्स में उलझे हुए थे। कुछ लोग मिलिट्री सैलरीज का गबन कर रहे थे और कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट बेच रहे थे। जब श्योंगनू का बड़ा हमला होगा तो ऐसे ऑफिशियल्स सबसे पहले भागेंगे। फिर सैनिकों के पास जाने के लिए जगह कहां बचेगी? इसी वजह से जनरल शेन ने कहा कि उन्हें पहले से दूसरे प्लान्स बनाने होंगे। उसने अपने ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट से कहा कि उसे आने वाले समय के लिए पहले ही खुद को अडेप्ट करना होगा। इसके बाद दोनों ने तय किया कि वापस जाकर अथॉरिटीज से यही कहा जाएगा कि उन्होंने गलत दिशा में पीछा किया और पहाड़ों की वजह से रास्ता भटक गए। जनरल शेन के साथी ने मजाक में कहा कि यह एक्सक्यूज कुछ ज्यादा ही सीधा है। जनरल शेन ने जवाब दिया कि माउंटेन्स ऊंचे हैं, रास्ते लंबे हैं, फॉग घनी है और रात में अंधेरा होता है। गलत रास्ते पर चले जाना असामान्य बात नहीं है। लेकिन उसने यह भी साफ कर दिया कि असल में उन्हें पहले ही धोखा दिया गया था। चेन चांगशू की बॉडी छिपाई गई थी, उसके स्टर्नम के वुंड्स को भी छिपाया गया था और जॉ टोंगजी के गंदे कामों को भी दबाकर रखा गया था। ऐसे में अगर अथॉरिटीज उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था कि क्या वे खुद इसके लायक थे। जनरल शेन ने कहा कि अगर गैरिसन ने युशन विलेज की घटना रिपोर्ट नहीं की होती और ऊपर से कोऑर्डिनेशन और असिस्टेंस का ऑर्डर नहीं आया होता तो वो इन लोगों के मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं देता। दोनों वहां से निकलने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका सामना जनरल जाओ से हो गया। जनरल जाओ ने जनरल शेन को देखकर ताना मारा कि उसने एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ट्रूप्स लेकर जाने का आदेश पाया था,
लेकिन गलत दिशा में जाकर उसे पकड़ने में नाकाम रहा। जनरल शेन ने शांत भाव से वही जवाब दिया। वे गलत दिशा में चले गए थे। जनरल जाओ को यह बहाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने याद दिलाया कि यह कोई छोटा मामला नहीं था। पूरा गांव मैसेकर हुआ था। 300 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स मारे गए थे। श्योंगनू डानिंग के टेरिटरी के अंदर मारे गए थे और जो टोंगजी जैसे पावरफुल ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल थे। इंपीरियल कोर्ट को पहले ही इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अधिकारी भी जांच के लिए रास्ते में थे। ऐसे बड़े मामले में सिर्फ ये कहना कि वे गलत रास्ते चले गए थे, जनरल जाओ के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन जनरल शेन ने साफ जवाब दिया। वह ग्वेरिल्ला जनरल था। यनचेंग गैरिसन के पास उसे सीधे कमांड करने का अधिकार नहीं था। पिछली बार उसने केवल कमराडरी की वजह से कोऑपरेशन किया था। अगर जनरल जाओ उस पर जिम्मेदारी डालना चाहता है तो पहले उसे यह जांचना चाहिए कि जनरल शेन किसके ऑर्डर्स मानता है और उसका ज्यूरिसडिक्शन किसके अधीन है। जनरल जाओ ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने रास्ता छोड़ने को कहा और खुद देखने का फैसला किया कि आखिर वो जो शेन कौन है जिसकी वजह से एक डिग्निफाइड गरिल्ला जनरल को रास्ता भटकना पड़ा। इसके बाद जनरल जाओ अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन उसने अपने सैनिकों को एक सख्त आदेश दिया। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति सिर्फ देखेगा, न कोई बात करेगा, न कोई लड़ाई करेगा और न ही कोई प्रोवोकेटिव मूवमेंट या जेस्चर करेगा। अगर किसी ने आदेश तोड़ा तो मिलिट्री लॉ के अनुसार कार्रवाई होगी। इसी बीच यून जेनबाई अपने बढ़े हुए एट्रीब्यूट्स का हिसाब लगा रहा था। उसकी स्ट्रेंथ अब 250 टाइम्स तक पहुंच चुकी थी। एक सामान्य पंच का इंपैक्ट लगभग 12 से 25 टन तक हो सकता था। उसके अनुसार पूरी ताकत से दौड़ने वाला एलिफेंट भी ऐसा इंपैक्ट पैदा नहीं कर सकता था। उसने समझा कि युशान विलेज में जिन लोगों के शरीर पत्थरों से आर पार हुए थे उसका कारण यही था कि उस समय उसने अपनी ताकत को ठीक से कंट्रोल नहीं किया था। उसकी स्पीड भी अब 170 टाइम्स तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब लगभग 1700 मीटर्स पर सेकंड, यानी साउंड की स्पीड से करीब 5 गुना ज्यादा और राइफल बुलेट से भी लगभग 2 गुनी। अगर वो पूरी स्पीड से दौड़े तो जमीन में क्रेटर बन सकता था और हवा में सोनिक बूम पैदा हो सकता था। उसे पिछली बार का वो मोमेंट भी याद आया जब एट्रीब्यूट्स अचानक बढ़ने के बाद उसके दिमाग में किलिंग इंटेंट भर गया था और वो खुद को रोकने में मुश्किल महसूस कर रहा था। लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसने मजाक में कहा कि कम से कम उसकी 9 इयर्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन अभी काम आ रही थी। उधर सामने से एक बड़ा ग्रुप आगे बढ़ रहा था। उनमें से लीडर के बारे में बताया गया कि उसके 800 से ज्यादा किल्स थे। उसकी हार्ट बीट स्टेडी और पावरफुल थी और उसके पूरे शरीर से कोल्ड ऑरा निकल रही थी। उसके पीछे शेन लाई भी मौजूद था। यूं जनबाई ने उन्हें देखकर मजाक में कहा कि लगता है कोई डोमिनेटिंग सीईओ आ गया है। इसके बाद सामने वाले ग्रुप ने सभी को आदेश दिया कि वेपन्स नीचे रखो और वहीं घुटनों के बल बैठ जाओ। किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने सीधे पुकारा, जाओ शेनशी, बाहर आओ और अपने अपराध कबूल करो। जनरल जाओ के सामने अब यूं जनबाई खड़ा था। जाओ फेंगशिंग ने उस पर सीधे आरोप लगाया कि उसने गांवों का मैसेकर किया, श्योंगनू के साथ कल्यूजन किया और चेन चियांग समेत 320 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स की मौत का कारण बना। उसके अनुसार ये अपराध इतने गंभीर थे कि अब भी यून जेनबाई का इस तरह सवाल करना बेशर्मी थी। यून जेनबाई ने शांत होकर जवाब दिया कि अगर जनरल के पास एविडेंस है तो वो उसे पेश करे। अगर सबूत साबित हो जाएं तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बिना एविडेंस के सिर्फ आरोप लगाकर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जनरल जाओ ने तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। तभी शेनलाई आगे आया और उसे रोक दिया। उसने कहा कि यह मामला अभी तय नहीं हुआ है। जाओ शेनशी अभी सिर्फ सस्पेक्ट है, क्रिमिनल नहीं। किसी को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार करने से पहले जनरल जाओ को इसका उचित कारण देना चाहिए। जाओ फेंगशिंग भड़क गया। उसने शेनलाई पर आरोप लगाया कि पहले वह खुद उस व्यक्ति को पकड़ने में नाकाम रहा और अब जब जाओ फेंगशिंग उसे गिरफ्तार करने आया है तो वह रास्ते में खड़ा हो रहा है। शेनलाई ने शांत रहते हुए कहा कि वह सिर्फ अपना ड्यूटी निभा रहा है। इसके बाद दोनों जनरल्स के बीच तनाव बढ़ गया। जाओ फेंगशिंग ने उसे रास्ते से हटने को कहा और आखिरकार अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ शेनशी को गिरफ्तार करो। लेकिन शेन लाई के सैनिक भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। शेन लाई ने एक सीधा सवाल किया, अगर आज किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो बाद में उसकी बेगुनाही साबित होने पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाओ फेंगशिंग ने जवाब दिया कि यहां मौजूद परिस्थितियां खुद बहुत कुछ साबित करती हैं। उसके अनुसार यून जेनबाई गांव के पास दिखाई दिया था। फिर रात में वहां से चला गया। उसके परिवार की प्रॉपर्टी से भरी कैरेजेस भी मिली थीं। इसके अलावा गांव में मारे गए फियर्स वैली के लोग और बाकी बॉडीज भी मौजूद थीं। जाओ फेंगशिंग ने इन्हीं घटनाओं को जोड़कर दावा किया कि यून जेनबाई ने श्योंगनू के साथ मिलकर पैसे के लिए देश से गद्दारी की थी। उसकी थ्योरी के अनुसार जो फैमिली की सारी संपत्ति उसी बिट्रेयल से मिली हुई इल गॉटन वेल्थ थी। फिर चेन चांगशू अपनी सेना लेकर वहां पहुंचा और संयोग से उसकी श्योंगनू के साथ कंस्पिरेसी का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद यून जेनबाई ने खुद को बचाने के लिए श्योंगनू के साथ मिलकर चेन चांगशू और उसके सैनिकों को मार डाला और गांव के लोगों को भी इसलिए खत्म किया ताकि कोई गवाह न बचे। फिर उसने रातों रात यनचेंग छोड़ दिया और सारी संपत्ति अपने साथ ले गया। जाओ फेंगशिंग ने शेनलाई से पूछा कि अगर यह व्यक्ति निर्दोष है तो फिर भागा क्यों? शेनलाई ने साफ कहा कि यह सब सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। इन घटनाओं से किसी के अपराधी होने का ठोस सबूत नहीं मिलता। उसने उल्टा सवाल किया,
क्या गांव के पास मौजूद होना एविडेंस है? क्या रात में यनचेंग से निकलना एविडेंस है? क्या परिवार की प्रॉपर्टी साथ ले जाना एविडेंस है? क्या फियर्स वैली के लोगों की मौत और यून जनबाई का जीवित बचना एविडेंस है? उसके अनुसार ये सब कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चेन चांगशू उस गांव में आखिर गया ही क्यों था? वो किसके आदेश पर शहर से ट्रूप्स लेकर निकला था? क्या इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी? शेन लाई ने याद दिलाया कि चेन चांगशू जो टोंगजी के ऑर्डर पर गया था। अब जाओ फेंगशिंग के सामने एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अगर चेन चांगशू वास्तव में जो टोंगजी के आदेश पर वहां गया था तो फिर सारी जिम्मेदारी जो शेंशी पर डालना संदिग्ध था। शेन लाई ने सवाल किया कि अगर जाओ फेंगशिंग को पता है कि चेन चांगशू ने जाओ टोंगजी के आदेश पर ट्रूप्स मोबिलाइज किए थे, तो वो इस बात को छिपाकर सारा दोष जाओ शेंशी पर क्यों डाल रहा है? जाओ फेंगशिंग ने कहा कि ये जाओ टोंगजी का वारंट था और गैरिसन पहले ही इसकी इन्वेस्टिगेशन कर चुका है। शेन लाई ने तुरंत सवाल उठाया कि अगर जाओ टोंगजी और जाओ शेंशी के बीच कलूजन की बात कही जा रही है, तो फिर जॉ टोंगजी का वारंट खुद कलूजन का एविडेंस कैसे हो गया? जॉ टोंगजी उसका अंकल था, उसी के वारंट पर ट्रूप्स गांव तक पहुंचे थे। लेकिन अगर वास्तव में दोनों अकॉम्प्लिसेस थे, तो फिर सबसे पहले जॉ टोंगजी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जाओ फेंगशिंग ने जवाब दिया कि जॉ टोंगजी एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है और उसके पास बहुत पावर है। बिना सॉलिड एविडेंस के कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। शेन लाई ने इसी बात को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बताया। उसने कहा कि अगर एविडेंस नहीं है तो पावरफुल व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक विडो को आसानी से पकड़ना बहुत आसान है। तभी जाओ फेंगशिंग ने उल्टा शेन लाई पर आरोप लगाया कि वो जो शेंशी की इतनी रक्षा क्यों कर रहा है? क्या उसे उससे कोई बेनिफिट मिला है? क्या दोनों के बीच कोई शेडी डील है? शेन लाई ने जवाब दिया कि आरोप लगाने वाले को भी एविडेंस की जरूरत होती है, लेकिन जाओ फेंगशिंग ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों को फिर आदेश दिया कि जो शेंशी ने शोंगनू के साथ कलूजन किया, विलेजर्स का मैसेकर किया और कोर्ट ऑफिशियल्स की हत्या की है, इसलिए उसे गिरफ्तार करके जस्टिस के सामने लाया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी में बाधा डालेगा, उसे बिना किसी एक्सेप्शन के मार दिया जाएगा। तभी यून जनबाई सामने आया। लेडी जो ने उसे देखकर राहत महसूस की। उसके लिए यून जनबाई का सामने आ जाना ही काफी था, लेकिन यून जनबाई ने जाओ फेंगशिंग के सामने एक एक करके उसकी पूरी थ्योरी की कमजोरियां गिनानी शुरू कर दी। उसने पूछा, अगर लेडी जो ने शोंगनू के साथ कलूजन किया था, तो फिर शोंगनू के लोग भी क्यों मारे गए? अगर उसने गांव के लोगों को इसलिए मार डाला था ताकि वे उसके अपराध के गवाह न बन सकें, तो उसका उन विलेजर्स से कोई संबंध ही नहीं था। उसके पास उन्हें मारने का मोटिव क्या था? और अगर लेडी जो ने कुछ मार्शल आर्ट सीखी भी थी, तो क्या वो अकेले इतने सारे लोगों से लड़ सकती थी? अगर वो लड़ नहीं सकती थी, तो क्या वो भागने की कोशिश नहीं करती? फिर उसने जाओ फेंगशिंग की उस बात पर भी सवाल उठाया कि लेडी जो रात में भाग गई थी। अगर वो सच में अपराध करके भाग रही थी, तो वो नॉर्थ की तरफ क्यों नहीं गई? वो साउथ की ओर गई थी, और साउथ ही उसका मटर्नल होम था। यून जनबाई ने पूछा, क्या कभी किसी कैदी को देखा है जो भागकर सीधे अपने मटर्नल होम चला जाए? अब जाओ फेंगशिंग के आरोपों की कमजोरी सबके सामने आने लगी। यून जनबाई ने कहा कि सिर्फ कुछ सीमिंगली रीजनेबल असम्पशंस के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर यूनिफॉर्म पहन लेने और ऑफिशियल अथॉरिटी दिखाने से कोई व्यक्ति बिना एविडेंस के लोगों को गिरफ्तार कर सकता है, तो फिर जब वो उन्हें टॉर्चर करेगा, सही और गलत का फैसला भी उसी के हाथ में होगा। उसने पूछा कि असली सस्पेक्ट कौन है? क्या जो टोंगजी का अनऑथराइज्ड ट्रूप डिप्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेट किया गया? क्या यह देखा गया कि उसने ट्रूप्स को किस गांव की निगरानी के लिए भेजा था? क्या शोंगनू के साथ उसके संभावित कलूजन की जांच हुई? अगर इनमें से किसी चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो फिर एक विडो को गिरफ्तार करने की इतनी जल्दी क्यों है? यून जनबाई ने सीधे कहा कि यह एक जनरल का काम नहीं है कि वह कमजोर व्यक्ति को चुनकर उसके खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल करे। उसने यह भी याद दिलाया कि जाओ फेंगशिंग खुद कह चुका था कि जाओ टोंगजी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। बिना सॉलिड एविडेंस के उसके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कमजोर व्यक्ति को आसानी से पकड़ लिया जाए। फिर यून जनबाई ने उससे एक और सवाल किया, अगर एक दिन यह साबित हो जाए कि जो टोंगजी या उससे भी ऊपर बैठा कोई सुपीरियर वास्तव में शोंगनू के साथ कलूजन कर रहा था, तो क्या जाओ फेंगशिंग तब भी उसी तरह उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत करेगा? क्या वो इंपीरियल कोर्ट के पावरफुल लोगों के सामने भी वही बातें कह पाएगा जो अभी एक विडो के सामने कह रहा था? यून जनबाई ने आखिरकार उसकी असली समस्या सामने रख दी। वह उन लोगों को नहीं छू सकता जिनके पास असली पावर और इन्फ्लुएंस है, लेकिन एक विडो जिसने अपना पति खो दिया है और जिसके पास खुद को बचाने की ताकत नहीं है, उसे गिरफ्तार करके वह अपनी लॉयल्टी और डेडिकेशन दिखा सकता है। जाओ फेंगशिंग के चेहरे पर पहली बार दबाव दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि अगर यून जनबाई ने एक और कदम आगे बढ़ाया तो शायद स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो सकती है। लेकिन उसी समय यून जनबाई के मन में भी एक विचार आया। उसने महसूस किया कि अगर वो अभी हमला करता है तो शायद उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि जाओ फेंगशिंग से वो कितना भी असहमत हो, लेकिन सामने वाला भी एक जनरल था और बिना सोचे समझे उसे मार देना आसान फैसला नहीं था। कुछ क्षण सोचने के बाद जाओ फेंगशिंग ने भी यून जनबाई की बातों पर विचार किया। उसने स्वीकार किया कि उसकी बात पूरी तरह निरर्थक नहीं थी। एक ऐसी विडो को गिरफ्तार करने के बजाय जिसे बाद में भी कभी पकड़ा जा सकता है, पहले जाओ टोंगजी और उससे जुड़े लोगों की गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना ज्यादा उचित था, क्योंकि अगर ऊपर की बीम टेढ़ी है तो नीचे की बीम भी टेढ़ी होगी। समस्या का समाधान सोर्स से शुरू होना चाहिए। जाओ फेंगशिंग ने माना कि वो केस को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश में गलत दिशा में चला गया था,
फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, रिट्रीट। सैनिक पीछे हटने लगे, लेकिन युन जनबाई ने इस मौके को देखकर मन ही मन सोचा कि शायद इस आदमी के पास कोई स्ट्रेंज सिक्स्थ सेंस है। उसने सोचा कि उसने पहले ही 500 लोगों के एट्रीब्यूट पॉइंट्स एलोकेट कर दिए थे। अगर जाओ फेंगशिंग के पास सच में कोई सिक्स्थ सेंस है तो इसका मतलब उसकी मेंटल एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसे अफसोस हुआ कि उसने पहले ही अटैक क्यों नहीं किया। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसने बातों में गंवा दी। फिर उसने खुद को समझाया कि कम से कम उसने पूरी तरह पावर के लिए अपनी रैशनैलिटी नहीं खोई। उसने अभी भी कुछ रिस्ट्रेंट बनाए रखा था और उसके मन में एक बात साफ थी, ईवल कल्टीवेशन का रास्ता अभी लंबा और कठिन था। जनरल जाओ के पीछे हटते ही वहां मौजूद लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि वो बिना लड़ाई के भाग गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने बिना युद्ध किए ही दुश्मन को दबा दिया हो, लेकिन युन जनबाई ने साफ कहा कि जनरल खुद ही भागा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। लेडी जॉ ने मजाक में कहा कि वो तो लड़ाई के लिए तैयार थी, लेकिन उसके बेनिफैक्टर के वहां खड़े रहते हुए कौन हमला करने की हिम्मत करता। युन जनबाई को भी हैरानी थी। उसके हिसाब से जनरल जाओ ने पहले तलवार तक निकाल ली थी, फिर अचानक पूरी तरह पीछे हट गया। उसे शक हुआ कि शायद अनजाने में उसके अंदर कोई ऐसी डोमिनियरिंग ऑरा विकसित हो गई है जिससे सामने वाले को खतरा महसूस होता है। लेडी जो ने इसके बाद अपने बेनिफैक्टर का धन्यवाद किया। उसने कहा कि वह सिर्फ कुछ दिनों से उसे जानती है, लेकिन अब उसकी समझ किसी पुराने दोस्त से कम नहीं है। अगर वह साबित कर देता कि लेडी जो पर लगाए गए आरोप गलत हैं, तो उसे सार्वजनिक बहस करने की जरूरत नहीं थी। उसके स्वभाव के अनुसार तो वह तलवार निकालने वाले व्यक्ति का सिर उसी समय काट देता। युन जनबाई ने उसे शांत रहने को कहा और याद दिलाया कि कैरेज साउंड प्रूफ नहीं है। इसी दौरान भागता हुआ जनरल जाओ अपने साथियों से यूशन विलेज की लाशों के बारे में बात कर रहा था। उसे चेन सी की छाती में मौजूद मुट्ठी जितने बड़े होल की बात याद थी। कॉरोनर के अनुसार वह सॉर्ड वूंड नहीं था, बल्कि ब्लंट फोर्स इंजरी थी, जैसे किसी चीज ने दूर से आकर शरीर को भेद दिया हो। वह सोचने लगा कि अगर वह वास्तव में कोई स्टोन था तो इतनी दूरी से किसी इंसान की छाती भेदने के लिए कितनी स्ट्रेंथ और स्पीड चाहिए होगी। कुछ लोगों के सिर आधे गायब थे और कुछ की सारी बोन्स टूट चुकी थीं। गांव में 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उनके वूंड्स और मारे गए सोल्जर्स के वूंड्स भी एक जैसे थे। जनरल जाओ ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला कि अगर ये सब एक ही व्यक्ति ने किया था तो वो सामान्य इंसान नहीं हो सकता। उसे उस समय का दृश्य भी याद आया जब ग्रीन रोब पहने युन जनबाई सामने आया था। सैकड़ों एलीट ट्रूप से घिरे होने के बावजूद लेडी जो और उसके साथ मौजूद लोगों के चेहरों पर डर के बजाय राहत दिखाई दी थी। इसका मतलब साफ था, उन्हें पूरा विश्वास था कि युन जनबाई उन्हें बचा सकता है। जनरल जाओ ने सोचा कि जो व्यक्ति 500 सैनिकों का सामना करने का कॉन्फिडेंस रखता है, क्या वही व्यक्ति युशान विलेज में चेनजिंग और बाकी लोगों से नहीं टकराया होगा? शायद इसी वजह से पूरा मैसेकर हुआ था। और कुछ देर पहले युन जनबाई से वो सिर्फ 3 कदम की दूरी पर था। उसने महसूस किया कि अगर युन जनबाई उसे मारना चाहता तो उसे मारना किसी एंत को कुचलने जितना आसान होता। अब जनरल जाओ को शेनलाई की पिछली हरकतें भी समझ आने लगीं। उसे याद आया कि घटनास्थल पर शेनलाई ने कॉरोनर से बार बार पूछा था कि क्या एक ही व्यक्ति इतनी सारी मौतों का कारण बन सकता है। उस समय शेनलाई को पहले ही शक हो चुका था। इसी वजह से उसने गार्ड से गलत रास्ते पर जाने का झूठ बोला और किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जब जाओ फेंगशिंग लेडी जाओ को गिरफ्तार करने आया तब शेनलाई जानबूझकर सामने आकर उसका रास्ता रोकने लगा। जनरल जाओ को अब लगा कि शेनलाई उसे प्रोवोक कर रहा था ताकि वो पहले अपनी सॉर्ड ड्रॉ करे और फिर उस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाए। इस तरह शेनलाई उसकी बॉडी वापस ले जाकर क्रेडिट भी ले सकता था। जनरल जाओ को यह चाल बेहद विशियस लगी, लेकिन उसने खुद को खुशकिस्मत माना कि वो बच निकला। उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि आज की घटना के बारे में किसी से कुछ न कहा जाए। जो फैमिली से जुड़ी किसी भी चीज को हाथ न लगाया जाए। अगर उस युवक से सामना हो और बचने का कोई रास्ता न हो तो भाग जाना। अगर भाग भी न सको तो डेड होने का नाटक कर लेना, बस उससे संपर्क मत करना। फिर उसने कहा कि शेनलाई के वापस आने पर उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाया जाए। दोनों के बीच चाहे अच्छे संबंध न हो फिर भी साथ बैठकर ड्रिंक किया जा सकता है। इसी बीच लेडी जो के ठिकाने पर छिंगली डिवीजन के कमांडर सूमो के आने की खबर मिली। सूमो ने अपना परिचय दिया और लेडी जो से कहा कि युशान विलेज की घटना अब बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। दर्जनों विलेजर्स मारे गए थे, 300 से ज्यादा एलीट बॉर्डर ट्रूप्स मारे गए थे और विलेज एंट्रेंस पर 20 शोंगनू लोग भी मृत मिले थे। अब अथॉरिटीज को किसी को इसकी जिम्मेदारी देनी थी। और सबसे आसान स्केपगोट कौन था? लेडी जो का अंकल जो मिंगयुआन। लेकिन वो कोर्ट अपॉइंटेड टोंगजी था। उसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस नहीं था, इसलिए उसे तुरंत छूना मुश्किल था। लेडी जो की स्थिति बिल्कुल अलग थी। वह एक मर्चेंट की बेटी थी, अपने पति की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। युशन विलेज के पास दिखाई दी थी, रात में यनचेंग से निकली थी और फैमिली फॉर्चून भी अपने साथ ले जा रही थी। सूमो के अनुसार ये सभी सर्कमस्टेंसेस उसी के खिलाफ जा रहे थे। लेडी जो ने पूछा कि क्या किंगली डिवीजन उसे गिरफ्तार करने आई है। सूमो ने कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं, वह पहले से ट्रैप्ड थी। वह साउथ की ओर अपने मटर्नल होम मैचेंग जाना चाहती थी, लेकिन वहां के ऑफिशियल्स को पहले ही डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए थे और वे उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। उसके मटर्नल होम पर भी निगरानी रखी जा रही थी। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, वापस गई तो इम्प्रिजनमेंट, और अगर वापस नहीं गई तो पनिशमेंट से बचने के लिए भागने का आरोप। लेडी जो ने समझ लिया कि सूमो सिर्फ ये बातें बताने के लिए रात में इतनी दूर नहीं आया था। सूमो ने भी माना कि वह सही समझी। वह लेडी जो के लिए नहीं आया था, वह उस व्यक्ति के लिए आया था जो उसके साथ था। सूमो ने बताया कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता,
लेकिन उसे पूरा संदेह है कि वह लेडी जो के साथ है। आखिर अगर वह व्यक्ति मौजूद न होता तो शेन लाई और जाओ फेंगशिंग जैसे दोनों थर्ड रैंक गरिल्ला जनरल्स खाली हाथ वापस नहीं लौटते। सूमो ने युशान विलेज की लाशों की केयरफुली जांच की थी। हर कॉप्स को एक ही स्ट्राइक में मारा गया था। डेथ्स का समय भी इतना क्लोज था कि कॉरोनर को विश्वास करना मुश्किल था कि कोई एक इंसान ऐसा कर सकता है। उन वुंड्स में चेस्ट के होल्स और स्टोन रिलेटेड इंजरीज सबसे ज्यादा असामान्य थीं। सूमो ने कहा कि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के प्रसिद्ध मास्टर्स और शेंस कैंप के लोग भी ऐसे व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। अब वह सिर्फ एक चीज चाहता था, वह युन जेनबाई को अपनी आंखों से देखना चाहता था। लेडी जो से इंट्रोड्यूस कराने के बाद युन जेनबाई खुद सामने आ गया। सूमो ने उसका स्वागत किया और कहा कि उसे शक है कि विलेजर्स को छोड़कर युशान विलेज में बाकी सभी मौतें उसी के हाथों हुई थीं। उनके वुंड साफ, तेज और एक ही स्ट्राइक में किए गए थे। ये किसी सामान्य मार्शल आर्ट्स आउटलॉ का काम नहीं हो सकता था। सूमो ने याद दिलाया कि इस केस में 320 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स, 20 से ज्यादा ब्रोकन चेस्ट बॉडीज और चेन सिशाओ की वायलेंट डेथ शामिल थी। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस भी अब इस मामले में पूरी तरह शामिल हो चुके थे और एक बड़ा ट्रैप तैयार किया जा रहा था। सूमो इसी केस की वजह से वहां आया था। फिर उसने युन जेनबाई को चैलेंज दिया। उसने कहा कि उसकी स्किल्स एक्सेप्शनल हैं और वो खुद को उसका टीचर बनने के योग्य नहीं मानता, लेकिन अगर युन जेनबाई उसे हरा देता है तो वो लेडी जाओ को बचाने का एक रास्ता बताएगा। दोनों के बीच डायरेक्ट ड्यूअल तय हुआ। नियम बहुत सिंपल था, जिसकी वेपन पहले जमीन पर गिरेगी वही हार जाएगा। एक ही राउंड में फैसला होगा। लेडी जो और बाकी लोग इस मुकाबले को देखकर हैरान थे, क्योंकि चिंगली डिवीजन के कमांडर सूमो के सामने युन जेनबाई ने अपनी सॉर्ड तक नहीं निकाली। अगले ही पल एक तेज आवाज हुई। सूमो की सॉर्ड गायब थी। उसकी 100 वुल्फ स्टील से बनी स्पेशल सॉर्ड टूट चुकी थी। किसी को समझ ही नहीं आया कि युन जेनबाई ने कब अटैक किया। किसी ने उसे मूव करते हुए नहीं देखा। सूमो ने अपनी टूटी हुई सॉर्ड को देखा और समझ गया कि अगर वो जरा सा भी गलत कदम उठाता तो उस रात सबकी जान जा सकती थी। उसने तुरंत अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने माना कि युन जेनबाई की स्किल्स उसने जीवन में कभी नहीं देखी। फिर उसने असली उद्देश्य बताया। वह युन जेनबाई को चिंगली डिवीजन में शामिल होने का इन्विटेशन देने आया था। उसकी पिछली सारी बातें सिर्फ एक टेस्ट थीं। अगर उसने कोई ऑफेंस किया हो तो उसने माफी मांगी। सूमो ने बताया कि चिंगली डिवीजन सीधे हिज मैजेस्टी के ज्यूरिसडिक्शन में है और किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस के अधीन नहीं है। अगर युन जेनबाई उनके साथ जुड़ जाता है तो लेडी जो को चिंगली डिवीजन की विल्ला में सुरक्षित रखा जा सकता है। वहां लेडी जो और उसके परिवार को प्रोटेक्शन मिलेगी और जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसे पहले चिंगलाई डिवीजन का सामना करना पड़ेगा। युन जेनबाई ने प्रस्ताव स्वीकार करने में रुचि दिखाई, लेकिन उसकी अपनी कंडीशंस थीं। वो इन्वेस्टिगेशंस और मिशंस में कोऑपरेशन कर सकता था, लेकिन उसकी किलिंग्स में कोई इंटरफियर नहीं करेगा। सूमो ने कहा कि यह स्वाभाविक है। चिंगली डिवीजन खुद किलिंग के लिए बना है, लेकिन युन जेनबाई ने अपनी बात और स्पष्ट कर दी। उसका स्वभाव खराब है। वह इनोसेंट लोगों की इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग या विलेजर्स के एक्सप्लॉयटेशन को सहन नहीं कर सकता, चाहे सामने कोई भी हो। अगर वह एविडेंस के साथ किसी गलत व्यक्ति से सामना करता है तो वह उसे मार देगा, और अगर एविडेंस न भी हो तब भी कई बार वह उसे मारने से पीछे नहीं हटेगा। सूमो ने उसकी इस कंडीशन को सुना, लेकिन साफ कर दिया कि ऐसी मांग को स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं होगा। सूमो ने साफ कर दिया कि युन जेनबाई की यह शर्त वो अकेले स्वीकार नहीं कर सकता। किंगली डिवीजन के अंदर भी कई अलग अलग ब्रांचेस थीं। जिस ब्रांच में सूमो था वो सिर्फ सामने दिखाई देने वाली तलवार थी। यहां तक कि किंगली डिवीजन का सबसे ऊंचा अधिकारी भी शायद युन जेनबाई की इस मांग को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। हालांकि एक दूसरी ब्रांच में एक ऐसा व्यक्ति था जो इस कंडीशन पर विचार कर सकता था। वह हिज मैजेस्टी का सबसे ट्रस्टेड आदमी था और उसके अधीन कुछ ऐसे मैडमैन और डेस्पराडोज काम करते थे जिन्हें शेडी मर्डर केसेस संभालने और ऐसे पावरफुल लोगों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें खुले तौर पर मारना संभव नहीं होता था। युन जेनबाई ने तुरंत पूछा कि वह व्यक्ति राजधानी में कहां है और वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। सूमो ने बताया कि राजधानी का राउंड ट्रिप 2000 ली से भी ज्यादा था। अगर 800 ली एक्सप्रेस कोरियर का इस्तेमाल किया जाए तो रास्ते के पोस्ट स्टेशंस पर लगातार हॉर्सेस बदले जा सकते थे और करीब 4 दिन में वहां पहुंचा जा सकता था। सबसे तेज स्थिति में वहां से जवाब 1 दिन में मिल सकता था और सामान्य स्थिति में 2 दिन लग सकते थे, लेकिन वापस लौटने में कम से कम 4 दिन और लगेंगे। इस तरह युन जेनबाई को जवाब मिलने में कुल 9 दिन लग सकते थे। सूमो ने कहा कि वह खुद यह संदेश लेकर जाएगा और 9 दिन के अंदर जवाब लेकर लौटने की कोशिश करेगा। युन जेनबाई ने भी कहा कि वह 9 दिन इंतजार कर सकता है। इसके बाद सूमो ने जाओ हान और चियान मिंग को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे कैरावैन के साथ रहें और लेडी जो को सुरक्षित मिंग सिटी तक एस्कॉर्ट करें। उसने दोनों को कड़ी चेतावनी दी कि रास्ते में अगर किसी ने लेडी जो या उसके साथ मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो किंगली डिवीजन के नाम पर वो उस व्यक्ति को मार देगा। दोनों सबऑर्डिनेट्स ने तुरंत आदेश स्वीकार किया। सूमो ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि वो 9 दिनों के अंदर लौट आएगा। अगर इस दौरान कोई बदलाव होता है तो किंगली डिवीजन उसकी मदद के लिए मौजूद रहेगा। सूमो के चले जाने के बाद लेडी जो ने अपने बेनिफैक्टर से पूछा कि क्या उसने सच में किंगली डिवीजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उसने कहा कि युन जेनबाई उसके लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुका है।
अब भी वो उसके लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है? लेडी जो ने उसे समझाया कि उसने राजधानी में ब्यूरो ऑफ सेंसर्स के बारे में सुना था। ऊपर से वे हिज मैजेस्टी की सॉर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कई फैक्शंस में बंटे हुए हैं। कुछ मेजर केसेस संभालते हैं, जबकि कुछ शेडी डीलिंग्स में शामिल होते हैं। इन फैक्शंस के बीच भीषण संघर्ष चलता रहता है और हर साल कई लोग रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। लेडी जो ने कहा कि अगर यून जेनबाई जैसा व्यक्ति वहां गया तो वे फैक्शंस हर संभव तरीके से उसे अपने पक्ष में करने और इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और अगर उसने किसी का साथ देने से मना कर दिया तो वही लोग उससे सावधान हो जाएंगे और उसे खत्म करने की कोशिश भी कर सकते हैं। उसके अनुसार राजधानी की पॉलिटिक्स यनचेंग और बॉर्डर आर्मी से कहीं ज्यादा गहरी थी। लेडी जो ने यून जेनबाई से कहा कि उसने उसे कई बार बचाया है। अगर वो नहीं होता तो शायद वो युनचेंग तक पहुंच भी नहीं पाती और वहां से निकलना तो दूर की बात थी। लेकिन अपने पति के मामले की इन्वेस्टिगेशन उसने खुद शुरू की थी। अपने परिवार को इस समस्या में उसने खुद शामिल किया था, इसलिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसे खुद ही झेलने चाहिए। उसने यून जेनबाई से विनती की कि सिर्फ उसकी वजह से वह उन खतरनाक पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में शामिल न हो। इसके जवाब में यून जेनबाई ने अपने अतीत की एक बात बताई। उसने कहा कि लेडी जो से मिलने से पहले उसके साथ भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई थीं जिनमें उसने अपना सारा पैसा खो दिया था। कई बार उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और उसे सड़क के किनारे की जंगली घास खाकर पेट भरना पड़ता था। उसने बताया कि शायद इसी वजह से उसने लेडी जो का ऑफर स्वीकार किया था और उसका क्लोज कॉन्फिडेंट बनने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन लेडी जो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाई। उसने कहा कि अगर यून जेनबाई वास्तव में सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा था तो फिर डिफीटेड सोल्जर्स, बांडिट्स, हंस और गवर्नमेंट सोल्जर्स को मारते समय उसे कोई पैसा नहीं मिला था। उसने पहले खुद कहा था कि वो नौकरी ढूंढना चाहता है, लेकिन उसके जैसे व्यक्ति के लिए कहीं भी नौकरी मिल सकती थी। फिर उसने छिंगली डिवीजन जैसी खतरनाक जगह को ही क्यों चुना? लेडी जो ने समझाया कि छिंगली डिवीजन बाहर से जितना शानदार दिखाई देता है, वास्तव में उतना ही खतरनाक है। वहां जाने वाले 10 लोगों में से 9 शायद वापस नहीं निकलते, और जो लोग वापस आते भी हैं उनकी हालत ऐसी होती है कि वे न पूरी तरह इंसान लगते हैं और न ही कुछ और। सिर्फ बेहद पावर हंग्री लोग या ब्लड फ्यूड में फंसे लोग ही आमतौर पर चिंगले डिवीजन में जाने के लिए तैयार होते हैं। लेडी जो ने कहा कि वो यून जेनबाई की सोच समझ चुकी है। जरा वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हर समय उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसे डर है कि एक दिन अगर उससे कोई छोटी सी गलती हो गई और तब तक बहुत देर हो चुकी हो तो वो लेडी जो को बचा नहीं पाएगा। इसीलिए यून जेनबाई ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और ऐसे लोगों का समूह ढूंढना चाहता था जो लेडी जो को उसकी गैर मौजूदगी में भी प्रोटेक्ट कर सकें, और उसे किंगली डिवीजन में वही जगह दिखाई दी। लेडी जो ने कहा कि उसने अपना यह उद्देश्य छिपाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो फिर भी समझ गई। फिर उसने यून जेनबाई से पूछा कि क्या उसे अभी तक एक बात का एहसास नहीं हुआ। उसने याद दिलाया कि वो पहले भी कह चुकी है कि यून जेनबाई इस दुनिया के बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसके व्यवहार में इस दुनिया के नियमों से एक अलग तरह की दूरी है। लेडी जो ने अपने पिता की एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार उसके पिता को एक महिला पसंद आ गई थी। उस महिला के छोटे भाई के करीब पहुंचने के लिए उसके पिता ने पहले लोगों को भेजकर उस युवक को उकसाया कि वो थिएटर में अपनी वेल्थ दिखाए। फिर उसी युवक को सबके सामने गरीब होने के लिए अपमानित किया गया। ऐसी 2 घटनाओं के बाद वह युवक निराश हो गया। तीसरी बार जब वह मुसीबत में पड़ा तब उसके पिता ने उसे बचाया और उसकी डिग्निटी वापस दिलाई। इसके बाद वह युवक उसके पिता को अपना कॉन्फिडेंट मानने लगा। जब उसके पिता को पता चला कि वह युवक अनमैरिड है तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के साथ उसका रिश्ता करवाने की कोशिश की। आखिरकार उसके पिता और वह महिला साथ आ गए। लेडी जो ने पूछा कि इस कहानी के जरिए वह क्या समझाना चाहती है। उसने कहा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के अपने इंटरेस्ट्स होते हैं। मर्चेंट्स प्रॉफिट के पीछे जाते हैं, ऑफिशियल्स पावर चाहते हैं, जियांगू के लोग फेम चाहते हैं, यहाँ तक कि बेगर्स भी आपके हाथ में मौजूद कॉइन्स के लिए सिर झुकाते हैं। कपल्स भी अक्सर अपने रिश्तों का हिसाब रखते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को इस उम्मीद से पालते हैं कि बुढ़ापे में वे उनका सहारा बनेंगे। यहाँ तक कि खुद को सेजेस कहने वाले लोग भी फेम, हिस्ट्री में अपना नाम और मरने के बाद याद किए जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन यून जेनबाई, उसने लेडी जाओ को बचाया था, उसकी मदद की थी, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन बदले में वो आखिर चाहता क्या था? लेडी जो ने कहा कि यून जेनबाई के कई काम इस दुनिया के सामान्य नियमों से समझ ही नहीं आते। यून जेनबाई ने उसकी बात सुनकर मान लिया कि वह काफी ऑब्जर्वेंट है। तभी अचानक किसी ने बताया कि कोई आ रहा है और जल्द ही पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लोग पहुंच चुके हैं। उनका नेतृत्व वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस शुएचिंग कर रहा था। उसके साथ चिन जेन नाम का एक ब्लैक नाइफ वील्डिंग अधिकारी और 20 से ज्यादा स्किल्ड फाइटर्स भी थे। उनका उद्देश्य साफ था, लेडी जो को गिरफ्तार करना। चिंगली डिवीजन के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। समस्या यह थी कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के पास प्रॉपर अरेस्ट वारंट्स थे और उनके पास लेजिटिमेट रीजन भी था। चिंगली डिवीजन सीधे उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था, लेकिन वे खुले तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को रोक भी नहीं सकते थे। सूमो के लोगों को शक था कि चिन जेन ने यनचंग के टोंग फैमिली के साथ कोई सीक्रेट कंस्पिरेसी कर रखी है, वरना इतना हाई रैंकिंग ऑफिशियल खुद इतनी रात में इतनी बड़ी फोर्स लेकर यहां नहीं आता। कुछ ही देर बाद चिन जेन खुद सामने आया। उसने इंपीरियल डिक्री का हवाला देते हुए लेडी जो को वांटेड क्रिमिनल बताया और कहा कि उसे गिरफ्तार करने आया है।
उसने लेडी जो को सरेंडर करने का आदेश दिया और कहा कि अगर वह बिना रेजिस्टेंस के उसके साथ लौट जाए तो फिजिकल पनिशमेंट से बच सकती है, लेकिन अगर किसी ने रेजिस्टेंस किया तो वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया जाएगा। चिन जेन के बारे में चिंगली डिवीजन के लोगों को पहले से काफी कुछ पता था। वह शुए चिंग का कॉन्फिडेंट था और वर्षों से खुले और गुप्त दोनों तरह के केसेस संभालता आया था। उस पर रॉन्गफुल कन्विक्शंस और फैब्रिकेटेड केसेस में शामिल होने के आरोप थे। कुछ परिवार उसकी वजह से बर्बाद हुए थे और कुछ निर्दोष लोग जेल में मर गए थे। जो लोग जस्टिस के लिए अपील करने की कोशिश करते थे उन्हें भी दबा दिया जाता था। यहां तक कि कुछ लोगों को एम्परर तक अपनी शिकायत पहुंचाने से पहले ही चुप करा दिया गया था। चिन जेन के पीछे मौजूद फैक्शन पावरफुल ऑफिशियल्स के लिए गंदे काम साफ करने के लिए जाना जाता था और उसके अधीन काम करने वाले लोग भी पूरी तरह निर्दोष नहीं थे। उन पर हत्या के अलावा रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों से जुड़े होने का भी आरोप था। इसी बीच चिन जेन की नजर लेडी जो पर पड़ी और उसने उसके बारे में अश्लील तरीके से टिप्पणी की, लेकिन अगले ही पल स्थिति पूरी तरह बदल गई। कमांडर सुमो की ओर देखकर युन जनबाई ने पूछा, कमांडर सू, क्या आप अब भी मुझे चिंगले डिवीजन में रिक्रूट करना चाहते हैं? क्योंकि कुछ ही क्षणों में छिन जेन के साथ आए लगभग 25 लोग गायब हो चुके थे। 10 साल से केसेस संभालते हुए छिन जेन ने सैकड़ों और हजारों एक्सपर्ट्स देखे थे, मर्डरर्स, किलर्स और डेस्परेट क्रिमिनल्स, लेकिन उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसके सामने मौजूद शक्ति को देखकर उसे समझ आ गया कि छिंगलाई डिवीजन और उसके जैसे लोगों के बीच असली फर्क क्या था। इस रास्ते पर सिर्फ 2 अंत थे, या तो ब्लेड से मौत या फिर किनारे पर मौत। छिन जेन के सामने अब कोई तीसरा रास्ता नहीं था। पिछले 10 वर्षों में उसने इतने बड़े केसेस संभाले थे कि उनसे पूरा एक कमरा भर सकता था। इस दौरान उसने अनगिनत पावरफुल लोगों को नाराज किया था। बाहर से वे लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसके पीछे अपनी तलवारें तेज करते रहते थे और उस दिन का इंतजार करते थे जब उसका रैंक चला जाए या वो बूढ़ा होकर खुद को बचाने में असमर्थ हो जाए। तब वे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते। छिन जेन ने कहा कि उसने इस फेट को बहुत पहले स्वीकार कर लिया था। हिज मैजेस्टी की सेवा करते हुए उसने ऐसे बहुत से लोगों को देखा था जो उससे ज्यादा पावरफुल थे, ज्यादा ऊंचे रैंक पर थे या बाहर से मुस्कुराते हुए अंदर से बेहद कैलकुलेटिंग थे। लेकिन इस समय उसके सामने खड़ा व्यक्ति अलग था। उसे लगा कि यह व्यक्ति वास्तव में किसी के पूरे विश्वास के साथ फॉलो करने के लायक है। इसी बीच जीयू ने भी अपना फैसला कर लिया। उसने मन में ठान लिया कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर यून जनबाई का साथ देगा। अगर कमांडर उसे क्लेंजिंग डिपार्टमेंट में रिक्रूट नहीं करता तो भी वो यून जनबाई को छोड़ने वाला नहीं था। उसने कहा कि वो उसके साथ दुनिया के आखिरी छोर तक जाने और पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करने को तैयार है। इसके बाद बाकी लोग भी आगे आए। उन्होंने भी कहा कि वे अपने बेनिफैक्टर के साथ अंत तक रहेंगे। लेडी जो ने भी यही बात दोहराई कि वो भी अपने बेनिफैक्टर का साथ छोड़ने वाली नहीं है। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों को समझ आ गया कि यून जनबाई ने किस तरह सबको अपने पक्ष में कर लिया था। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि इस युवक ने बड़ी चालाकी से लीसी को बुलाने के लिए ईस्ट विंड का इस्तेमाल कर लिया। दूसरों ने देखा कि यहां तक कि लोकल ऑफिशियल्स भी उससे बचते थे और अब क्लेंजिंग डिपार्टमेंट के लोग उसके सामने इस तरह झुक रहे थे। तभी यून जनबाई के सिस्टम ने भी उसे याद दिलाया कि उसे किल और प्लंडर करने की एबिलिटी मिली है। यून जनबाई ने मन ही मन जवाब दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर सिस्टम ने उसे किलिंग और प्लंडरिंग की एबिलिटी दी है तो वो उसी रास्ते पर पूरी मेहनत से आगे बढ़ेगा। उसने यहां तक कहा कि भले ही अपने पिछले जीवन में वो मॉडल स्टूडेंट रहा हो और हर साल अवार्ड्स जीतता रहा हो, लेकिन इससे उसके ईवल कल्टीवेशन के रास्ते पर बढ़ने में कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर उसने सबको उठने के लिए कहा। इसके बाद उसने अपना सरनेम बताया, केसेओ। अब से पब्लिक में उसे लॉर्ड कासाओ या लॉर्ड कहा जाएगा, जबकि प्राइवेट में उसे केसाओ बिंग या बॉस कहा जा सकता था। लोगों ने तुरंत उसे बॉस कहकर बुलाना शुरू कर दिया। इसके बाद यून जनबाई ने उन्हें समझाया कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस वाले मामले को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी घटना को सही तरीके से हैंडल किया जाए और कोई बेहद महत्वपूर्ण एविडेंस पीछे न छोड़ा जाए तो बाद में कुछ पता चल भी जाए तब भी उसे साबित करना मुश्किल होगा। जब तक इरिफ्यूटेबल एविडेंस न हो वे लोग भी इस मामले को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर वे फिर भी दबाव डालें तो यून जनबाई ने कहा कि हर किसी के जीवन में सेटबैक्स आते हैं। उसने उन करेजस और डिफाइंट वॉरियर्स की प्रशंसा भी की जो परिस्थितियों के सामने झुकते नहीं। उसके साथियों ने तुरंत कहा कि बाकी क्लीनअप का काम वे संभाल लेंगे। फिर जाओ हन और चियान मिंग को आदेश दिया गया कि वे सभी बॉडीज को जंगल की तरफ ले जाएं और सबसे पहले उनकी तलाशी लें। आइडेंटिफिकेशन टैग्स और डॉक्यूमेंट्स में से जो भी मिल सकता था उसे निकाल लिया जाए। जमीन पर पड़े ब्लड स्टेन्स भी साफ करने थे। मिट्टी खोदकर उसे ढकना था, उसके ऊपर वुड ऐश डालनी थी और फिर ग्रेवल की एक लेयर बिछानी थी ताकि वहां हुई लड़ाई के ज्यादा निशान न बचें। 2 रिलेटिवली इंटैक्ट बॉडीज को अलग रखने का आदेश दिया गया ताकि उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लोगों के रूप में आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन उनके वुंड्स को भी इस तरह बदलना था कि कॉरोनर को ज्यादा क्लूज न मिले। उन दोनों बॉडीज को डिस्गाइज करके ऐसा दिखाना था कि वे किसी और परिस्थिति में मारे गए हों। उद्देश्य साफ था, सिर्फ इतना समय खरीदना कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लोग तुरंत असली एविडेंस तक न पहुंच सकें। अगर उन्हें शक भी हो जाए तो कॉन्क्रीट एविडेंस ढूंढना मुश्किल होना चाहिए। साथियों ने यून जनबाई की इस योजना की तारीफ की और कहा कि वो इन मामलों को संभालने में काफी एक्सपीरियंस्ड है। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि जब बॉस किसी को नहीं मार रहा होता तब उसके साथ रहना वास्तव में काफी आसान है। इसी बीच शुएह्यू और वांगली को भी आदेश दिया गया कि वे अपने लोगों के साथ बॉडीज उठाने, पिट खोदने और स्टोन्स हटाने में मदद करें। सबको यून जनबाई के निर्देशों का पालन करना था। काम तेजी से पूरा किया जाने लगा।
तभी अचानक एक व्यक्ति घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि कुछ भयानक हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के साथ कुछ बड़ा हुआ था। सुबह कमांडर सू वापस लौटा था और अपने साथ केवल 2 बॉडीज लेकर आया था। उसने बताया कि रास्ते में उनका सामना एक बहुत बड़े और बेहद खतरनाक बंदित ग्रुप से हुआ। जब उन्हें लड़ाई की आवाज सुनाई दी और वे वहां पहुंचे, तब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। कमांडर सू ने अपने लोगों के साथ उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसके अपने 2 सेंचुरियंस भी मारे गए। आखिरकार वह सिर्फ 2 कॉर्प्सेस लेकर लौट सका। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के 20 से ज्यादा लोग पूरी तरह खत्म हो चुके थे। यह सुनकर यनचेंग के अधिकारियों में हलचल मच गई। एक अधिकारी ने सोचा कि क्या यनचेंग के गैरिसन कमांडर का पद ही कर्स्ड है। वह अभी थोड़े समय पहले ही इस पद पर आया था और उसके बाद लगातार बड़े इंसिडेंट्स होने लगे थे। पहले शेन लाय और जाओ फेंगचेंग दोनों कई 100 सैनिकों के साथ गलत रास्ते पर चले गए थे, लेकिन छिन लैंगजोंग ने उनका पीछा किया और गलत रास्ते पर गए बिना ही उनका पीछा करता रहा। फिर भी आखिरकार उसकी जान चली गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के छिन जेन और उसके साथ आए 20 से ज्यादा लोग भी मारे गए थे। अधिकारी सोचने लगा कि क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर शेन लाय और जाओ फेंगचेंग को पहले ही समझ आ चुका था कि यह पूरा मामला सामान्य नहीं है। अगर यह सिर्फ कोइंसिडेंस था तो स्थिति संभालना आसान था, लेकिन अगर वे पहले से सब कुछ समझ चुके थे तो मामला बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि इस क्रिटिकल मोमेंट पर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के एक ऑफिशियल और उसके पूरे ऑन्टराज को खुले तौर पर मार देना सीधे इंपीरियल कोर्ट की सीमा को चुनौती देना था। फिर भी किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की थी। अब सवाल था, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आखिर किस चीज पर था? क्या शोंगनू बड़े पैमाने पर साउथ की ओर इन्वेजन की तैयारी कर रहे थे? इसी बीच एक और खबर आई। बताया गया कि चिन जेन, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का अधिकारी, पिछली रात 20 से ज्यादा स्किल्ड मैन को लेकर जो शेंशी का पीछा करने निकला था, लेकिन सुबह तक उनमें से कोई वापस नहीं आया। कमांडर सू वहां पहुंचा और सिर्फ 2 बॉडीज वापस ला सका। उसके अपने 2 सेंचुरियंस भी मारे गए थे। जब घायलों के बारे में पूछा गया तो पता चला कि कमांडर सू खुद भी घायल हुआ था। उसे एक स्टैब वुंड लगा था, लेकिन उसने समय रहते अटैक से बचकर खुद को गंभीर चोट से बचा लिया। एक सेंचुरियन की हालत ज्यादा खराब थी। उसके हाथ पर इतना गहरा घाव था कि बोन तक दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात उन 2 बॉडीज की थी जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस वापस लाई थी। उनकी मौत बेहद भयानक थी। उनके सिर काट दिए गए थे और शरीर पर कई तरह के वुंड्स थे। एक्स वुंड्स, स्पीयर वुंड्स, सॉर्ड वुंड्स और एरो वुंड्स। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर अलग अलग तरह के वेपन्स से हमला किया गया हो। एक अधिकारी ने सवाल उठाया कि आखिर किस तरह के बैंडिट्स इतने सारे अलग अलग वेपन्स लेकर चलते हैं? फिर उसने एक थ्योरी रखी। उसके अनुसार सबसे संभावित एक्सप्लेनेशन ये थी कि वे असल में डिफीटेड सोल्जर्स थे, जिन्होंने खुद को बैंडिट्स के रूप में डिस्गाइज किया था। और शायद वे सिर्फ एक ग्रुप नहीं थे। संभव है कि कई अलग अलग डिफीटेड सोल्जर्स के ग्रुप्स एक साथ आए हों और जानबूझकर मिलकर यह क्राइम किया हो। उससे पूछा गया कि क्या युआन फेंग इस थ्योरी पर विश्वास करता है। युआन फेंग ने पहले मना करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने साफ कहा कि सिर्फ उसे ही नहीं, युआन फेंग को भी इस एक्सप्लेनेशन पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इस कहानी पर विश्वास नहीं करता तो इसका मतलब था कि कोई झूठ बोल रहा है, और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो फिर किसी न किसी को असली ट्रूथ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। फिर युआन फेंग से सीधा सवाल किया गया, क्या वो सच जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है? उसी समय एक व्यक्ति ने समझ लिया कि जनरल शेनजोंग असल में यह संकेत दे रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लोगों की मौत भी उसी रहस्यमय व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है। जनरल शेनजोंग ने उसकी बात को सही माना और उसे अपना काम करने के लिए भेज दिया, लेकिन साथ ही उसे एक महत्वपूर्ण आदेश दिया गया, जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर न आए और शांगनू युनचंग की बॉर्डर तक न पहुंचे तब तक किसी बात की चिंता न करें, बस इस पूरे ड्रामा को देखते रहें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का एक अधिकारी मर्डरर को पकड़ने जाते हुए रहस्यमय तरीके से मर चुका था। इंपीरियल कोर्ट इस घटना को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। अब असली सवाल यही था, क्या यून जेनबाई वास्तव में इतना पावरफुल था कि इंपीरियल कोर्ट भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा? कमांडर सू के बारे में खबर मिली कि वो रातों रात राजधानी वापस चला गया है। उसने वहां रिपोर्ट किया कि युनचंग की बॉर्डर सिचुएशन बेहद खराब हो चुकी है। जगह जगह बंदित्स का प्रभाव है, डिजर्टेड सोल्जर्स घूम रहे हैं और रेफ्यूजीज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उसके साथ घायल हुए 2 सेंचुरियंस भी राजधानी चले गए थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के पास इस पूरे मामले में सिर्फ 2 रिकवर्ड कॉर्प्सेस और कमांडर सू तथा उसके साथियों की स्टेटमेंट्स बची थीं। इसके अलावा कोई ठोस एविडेंस नहीं था। एक जनरल ने कहा कि शायद उसने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया है, लेकिन उसने तुरंत कोई निष्कर्ष देने से इनकार किया। पहले वह मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से लाई गई दोनों बॉडीज को अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसी दौरान एक नया संदेश आया। बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, यहां तक कि 2 सेंचुरियंस जाओ हान और चियान मिंग भी मर चुके थे। इस घटना के बाद कमांडर सू घायल हुए 2 सेंचुरियंस को लेकर राजधानी लौट गया था। ऊपर से उसका उद्देश्य रिपोर्ट देना था, लेकिन असल में उसके पीछे कुछ और भी हो सकता था। वाइस मिनिस्टर शुएचिंग का रूथलेस कॉन्फिडेंट, जो यनचेंग में युशान विलेज की घटना की इन्वेस्टिगेशन के बहाने आया था, वास्तव में इस मामले में हस्तक्षेप करने का मौका ढूंढ रहा था। जिस व्यक्ति ने यह सब अरेंज किया था, उसे पहले डर था कि कहीं वो युशान विलेज की घटना में कोई ऐसा क्लू न खोज ले जिसे इस्तेमाल करके वो ट्रबल क्रिएट कर सके। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लोग ही मारे जा चुके थे। तर्क के हिसाब से उसे खुश होना चाहिए था, फिर भी उसे खुशी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि युशान विलेज की घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे वह बार बार सोचने के बाद भी समझ नहीं पा रहा था।
वह पिछले कई दिनों से हर डिटेल को दोबारा देख रहा था, लेकिन उसे अभी तक असली कारण नहीं मिला था। यह समय पहले ही बहुत टर्बुलेंट था। चिनजेन के साथ गए 25 लोगों में से कोई वापस नहीं लौटा था। चिनजेन खुद मारा जा चुका था। क्लेंजिंग डिपार्टमेंट के सूमो ने अपने लोगों के साथ गांव तक पहुंचकर सिर्फ 2 बॉडीज रिकवर की थीं, और इस दौरान उसके 2 सेंचुरियंस भी मारे गए थे। युशान विलेज के एबल बॉडीड मैन पहले ही दूसरे विलेजेस में ट्रांसफर किए जा चुके थे। इसके बाद गांव में मैसेकर हुआ। एक ही रात में यंचंग के 320 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स मारे गए। इसके साथ 20 से ज्यादा शांगनू भी मारे गए, लेकिन एक विडो और उसके गार्ड्स बच गए। क्लेंजिंग डिपार्टमेंट ने दावा किया था कि यह सब बंडिट्स का काम था। जो 2 बॉडीज वापस लाई गई थीं, उनके सिर काटे गए थे और शरीर पर एक्स, स्पीयर और सॉर्ड के वुंड्स थे। एक ही बॉडी पर इतने अलग अलग प्रकार के वुंड्स होना अपने आप में अजीब था। इससे ऐसा लगता था कि दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा रही होगी और उन्होंने अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल किया होगा। वो किसी रेगुलर आर्मी जैसा भी नहीं लगता था। सूमो की टेस्टिमोनी के अनुसार जब वे वहां पहुंचे तब बैटल लगभग खत्म हो चुकी थी। पूरा एरिया आग से जल रहा था और वहां कम से कम 100 लोग मौजूद थे। अब सवाल उठाया गया कि क्या क्लेंजिंग डिपार्टमेंट सच बोल रहा था? यह सही था कि समय कैओटिक था और नॉर्दर्न वॉर अभी भी चल रही थी, लेकिन डिजर्टर्स भी इतनी आसानी से किसी ऑफिशियल ग्रुप को पहचानने में गलती नहीं करते। जब चिनजेन उन्हें पकड़ने गया था तब उसने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल रोब्स पहन रखी थी। इसलिए अगर वे सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से नाराज बंडिट्स भी होते तो भी उन्हें ऑफिशियल क्लोथ्स पहचानने के बाद तुरंत उन लोगों को मार देना समझ से बाहर था। लेकिन एक पॉसिबिलिटी थी। शायद रात का अंधेरा और फॉग इतनी घनी थी कि शुरुआत में मर्डरर चिनजेन और उसके लोगों को पहचान नहीं पाया। फिर जब फाइट शुरू हुई और ब्लड बहा तो किनजेन अपने स्वभाव के कारण पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों साइड्स के बीच क्लैश हुआ और कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह भड़क गया। इसके बाद मर्डरर ने उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। इस एक्सप्लेनेशन से उन 2 रिकवर्ड बॉडीज की हालत भी समझ में आती थी। उनके वुंड्स बेतरतीब थे, उनके सिर काटे गए थे और शायद फाइट के दौरान पहचान छिपाने की कोशिश भी हुई थी। ऊपर से देखने पर यह एक्सप्लेनेशन काफी रीजनेबल लग रही थी, लेकिन एक क्रूशियल पॉइंट अब भी छूट रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और ब्यूरो ऑफ सेंसर्स के बीच हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा था। अगर कमांडर सू सच में उन लोगों को बचाने पहुंचा था तो दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच पुराने मतभेदों को देखते हुए कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था कि कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन यंचेंग से मिली इंटेलिजेंस कुछ और कह रही थी। क्लेंजिंग डिपार्टमेंट ने अपनी जान जोखिम में डालकर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लोगों की 2 बॉडीज रिकवर की थीं। अब सवाल था, क्या क्लेंजिंग डिपार्टमेंट अचानक बदल गया था या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी? पिछले 2 दिनों से युशान विलेज केस की लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के बाद एक बेहद अजीब बात सामने आई। युशान विलेज इंसिडेंट के बाद जो लोग नोन सर्वाइवर्स के रूप में बचे थे वे सिर्फ एक ही ग्रुप से संबंधित थे और संयोग से वही ग्रुप था जिसे चिनजेन पकड़ने गया था। लेकिन उससे पहले 2 और ग्रुप्स वहां पहुंच चुके थे। ईस्टर्न कैंप के शेन लाई 300 कैवलरी के साथ गए थे और वेस्टर्न कैंप के जाओ शेनफंग 500 कैवलरी के साथ। फिर क्या हुआ? दोनों ग्रुप्स एक भी बॉडी वापस नहीं लाए और दोनों ने लगभग एक जैसी एक्सप्लेनेशन दी। रात अंधेरी और तेज हवा वाली थी, रास्ते में बहुत सारे फॉक्स थे और पीछा करते समय वे गलत दिशा में चले गए। अगर जो शेनशी सिर्फ संयोग से भागी होती तो शायद एक बार उसे पकड़ने में असफल होना समझ में आता, लेकिन अगर वो 2 या 3 बार बच निकलती और यहां तक कि 2 अलग अलग ग्रुप्स को गलत दिशा में पीछा करने पर मजबूर कर देती तो इसे सिर्फ लक नहीं कहा जा सकता था। पहले इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी की नजर जो शेनशी के अंकल यंचेंग के मैजिस्ट्रेट पर भी थी। उसके खिलाफ वास्तव में कुछ समस्याएं थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह अपने घर के अंदर ही था और उसके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लोगों के साथ यह घटना नहीं हुई होती तो शायद इन्वेस्टिगेशन उसी दिशा में चलती रहती और जज जो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर उसकी नजर में वह सिर्फ एक महिला थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लोग मुसीबत में पड़ चुके थे और इसी वजह से उसे अचानक एहसास हुआ जॉ शेनशी ही इस पूरे मामले की की है। फिर भी एक बड़ा सवाल अभी भी उसका पीछा कर रहा था। अगर जॉ शेनशी एक बार एस्केप कर सकती थी तो शायद इसे कोइंसिडेंस माना जा सकता था। 2 बार, 3 बार और हर बार 2 अलग अलग ग्रुप्स को गलत दिशा में चेस करवाना, यह सिर्फ लक नहीं हो सकता था। लेकिन असली मिस्ट्री इससे भी बड़ी थी। युशान विलेज का मर्डरर आखिर 300 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स को कैसे मार सकता था? एक भी सोल्जर बचा नहीं, एक भी भाग नहीं सका। और उन अजीब कॉर्प्सेस का क्या? कुछ लोगों की छाती स्टोन से आर पार हो गई थी, कुछ के सिर स्टोन से फट गए थे, कुछ के स्टर्नम तक अलग अलग दिशाओं से स्टोन अटैक्स के कारण टूटे हुए थे। कॉरोनर के अनुसार इन सभी डेथ्स का समय लगभग एक ही था। चाहे मर्डरर सबसे तेज घोड़े पर ही क्यों न सवार हो, इतनी बड़ी दूरी पर 2 अलग अलग ग्रुप्स को इतने कम समय में एक साथ खत्म करना एक अकेले इंसान के लिए लगभग असंभव था। यही वजह थी कि अब असली सवाल ये नहीं रह गया था कि मर्डरर कितना पावरफुल था। सवाल ये था, मर्डरर एक व्यक्ति था, लोगों का कोई ग्रुप था, या फिर वो इंसान ही नहीं था? टूशन ने भी यही कंफ्यूजन सामने रखा। उसने कहा कि चाहे मर्डरर इंसान हो या घोस्ट, एक बात अब बिल्कुल साफ थी, जोशन का केस इस पूरे रहस्य की है। इसके बाद उसे एक महत्वपूर्ण आदेश मिला। उसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का वह पेट्रोल वारंट दिया गया जो हिज मैजेस्टी ने स्वयं प्रदान किया था। इस वारंट की मदद से वो लोकल गैरिसन को मोबिलाइज कर सकता था। शहर से 30 ली ईस्ट में लिन्युआन कैंप था।
उसे जनरल हुओलाई के पास जाना था और उसके साथ 2000 एलीट सोल्जर्स लेकर उन लोगों को पकड़ने के लिए निकलना था। टूशान यह सुनकर हैरान रह गया। 2000 एलीट सोल्जर्स? क्या यह फोर्स जरूरत से ज्यादा बड़ी नहीं थी? आखिर युशान विलेज में 320 एलीट सोल्जर्स मारे गए थे। 2 गुरिल्ला जनरल्स भी अपनी बड़ी फोर्सेस के साथ लौटे थे, लेकिन किसी को पकड़ नहीं पाए। और चिन जेन के साथ गए 25 लोगों में से एक भी वापस नहीं आया। इसलिए 2000 सोल्जर्स भेजना ओवर रिएक्शन नहीं माना जा सकता था। उसे साफ आदेश दिया गया कि हुओलाई के पास पहुंचकर ज्यादा सवाल जवाब न करे। बस इतना कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को इस केस में तत्काल ट्रूप सपोर्ट चाहिए। अगर हुओलाई कारण पूछे तो सिर्फ इतना कहना था, यह वाइस मिनिस्टर का ऑर्डर है। टूशान ने आदेश स्वीकार कर लिया। उसे याद दिलाया गया कि वो पिछले 8 वर्षों से अपने मास्टर के साथ था और उसके दिए हुए किसी भी केस में अब तक गलती नहीं हुई थी। इस बार भी उससे वही उम्मीद थी। टूशान ने भरोसा दिलाया कि वो उन्हें वापस लेकर आएगा। सिर्फ वापस नहीं, वो उन्हें पूरी तरह क्रश कर देगा। चाहे सामने एक व्यक्ति हो, कोई ग्रुप हो, डिजर्टर्स हो, बंडित्स हो या कोई मॉन्स्टर ही क्यों न हो, 2000 एलीट सोल्जर्स की संख्या और पूरी ताकत के सामने उन्हें कुचल दिया जाएगा। उसे आदेश था कि मर्डरर के शरीर पर 1 इंच भी इंटैक्ट स्किन और 1 भी इंटैक्ट बोन नहीं बचनी चाहिए। लेकिन इसके बाद उसे एक और आदेश दिया गया। जब जॉ शेंशी को वापस लाया जाए तो चाहे उसका मर्डरर से कोई कनेक्शन साबित हो या न हो, उसे सीधे जॉ फंक्सी यानी इंपीरियल म्यूजिक ब्यूरो भेज दिया जाए। उसके सबॉर्डिनेट्स को उसकी अच्छी तरह देखभाल करने के लिए कहा गया, क्योंकि चिन जेन उसकी गिरफ्तारी के दौरान मारा गया था और अब उसे मृत चिन जेन को एक एक्सप्लेनेशन देना था। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन आएगा तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है आप उस सीजन की नई वीडियो मिस कर दें। और दोस्तों, अभी आप लोग वीडियो को उतना लाइक भी नहीं कर रहे हो और कमेंट भी बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट सीजन की वीडियो सबसे पहले चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर लिखो नेक्स्ट सीजन। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है।